आपको सेवरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजटरी मॉडल। मैं धीरे धीरे सबको रिवाइज करता हूँ अराउंड 10 मिनट्स लगा के। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि ईवीए में हम क्या करते हैं। ईवीए में हम लोग नोपैट निकालते हैं, इंटरेस्ट को हटा के यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल की साइड ले जाया जाता है, एंड असेट्स या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हमारे जितने भी हमने एक्सपेंडिचर गलत डाल रखे हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर वगैरह, वो वापस यहाँ ले आते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं नोपैट ओवर, अगर हम चाहें तो इंटरेस्ट निकालना है परसेंटेज में रेट ऑफ रिटर्न, तो ओवर असेट कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज रिटर्न आ जाएगा, उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे। या फिर दूसरा तरीका होता है, आप करते हैं कि नोपैट माइनस कैपिटल चार्ज मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टमेंट या एसेट। इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट है, मतलब नेट करंट एसेट्स लेके चलेंगे, मतलब करंट लायबिलिटी माइनस करके चलेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मीनिंग है कि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको टैक्स का इफेक्ट भी लेके चलना है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़े, सुनिए आगे कैसे है। आगे हमने, अच्छा एक चीज़ इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है, इसीलिए क्वेरी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे है, क्यों है ईवीए के अंदर। सो मैं आपको कुछ ऑनलाइन बुक्स के ऊपर पढ़वा रहा हूँ। देखिए, सारे कॉन्सेप्ट मैं भी आपको डिटेल नहीं कर पाऊंगा ईवीए के, मैंने आपको ब्रीफ आउट किया पूरा स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क की थिंकिंग को। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की थोड़ी सी गुडविल के ऊपर कन्फ्यूजन है कि जैसे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर गुडविल के ऊपर क्या था, गुडविल में आपने प्रीवियस ईयर की गुडविल को असेट में ऐड किया था, और जो इस बार की अमोर्टाइजेशन वाली गुडविल थी उसको प्रॉफिट में ऐड बैक किया था, ये आपने ट्रीटमेंट किया था अपना। सो कुछ का ये कन्फ्यूजन है कि क्यों किया था ऐसा। मैं आपको बुक्स पढ़वा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं हर चीज़ का रीज़न नहीं दे सकता, सो आई विल गो ऑन टू फ्यू बुक्स, क्योंकि ईवीए में 160 प्लस एंट्रीज है, सबका रीज़न समझाना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा अगर मेरे को पर्टिकुलरली इसके कुछ मीनिंग्स को समझाना है। सो देखिए, जैसे मैं एक ऑनलाइन बुक पढ़ रहा हूँ फ्रैंक जे फैबोजी की, कहते हैं द प्रॉपर इकोनॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज टू राइट इट ऑफ over its estimated economic life. For practical reasons, Stern Stewart recommends leaving goodwill on balance sheet. Stern Stewart ने goodwill को balance sheet में छोड़ दिया and never writing it off. Okay, reason समझाए. First, this focuses managers on cash flows rather than bookkeeping entries. इससे cash flow पे आया, ना कि bookkeeping entries के चक्कर में हम चले, जो कि मैंने आपको बताया था, हम लोग cash flows के हिसाब से लेके चलते हैं, नोपैट वगैरह. Second, कहता है मोस्ट गुडविल रिप्रेजेंट्स asset and indefinite lives such as brands, reputation and market position. कहता है कि देखो, गुडविल जो होती है वो होती क्या है, हम किसी से गुडविल खरीद रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, आप उसको पे कर रहे हैं उसके ब्रांड की, उसकी रेपुटेशन के लिए और मार्केट पोजीशन के लिए. फाइनली, मैनेजर शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट हाउ अ प्रोस्पेक्टिव एक्विजिशन विल इफेक्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स. मैनेजर इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि कैसे प्रोस्पेक्टिव एक्विजिशन जो हम करने वाले हैं वो इफेक्ट करेगा हमारे रिपोर्टिंग अर्निंग पे, but they should be constantly aware that shareholders will expect them to produce a return on acquisition price that equals or exceeds the cost of capital in perpetuity. आप कहेंगे कि सर शेयर होल्डर्स को क्या मतलब है कि जो रिटर्न हम लोगों को मिल रहा है, रिटर्न ऑन एसेट, यहाँ पे रिटर्न ऑन एक्विजिशन प्राइस लिख दिया क्योंकि एसेट में एक्विजिशन प्राइस भी आ जाएगा, तो जो रिटर्न है जो हमें मिल रहा है क्या वो एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, वो ये कहना चाह रहा था. आपने कहा अच्छा, 10 ईवीए एडजस्टमेंट इज टू ऐड करंट पीरियड्स गुडविल अमोर्टाइजेशन बैक टू नोपैट. तो हमें क्या करना है, इस साल की जो आपने गुडविल अमोर्टाइज की है उसको नोपैट में ऐड बैक कर देंगे. अच्छा, इस साल की वर्ड क्या है, करंट ईयर, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, करंट ईयर. आगे कहता है, आगे एंड टू ऐड गुडविल अमोर्टाइज्ड इन पास्ट ईयर्स बैक टू कैपिटल. और पिछले साल की जितनी गुडविल है जो आपने पिछले सालों में अमोर्टाइज की थी उसको आपने क्या करना है, आपने उसको वापस ऐड कर देना है कैपिटल में. सो ईवीए जहां हमने लिखा था उसके ऊपर ये लिखते हैं, ये लाइन आप लिख लीजिए प्लीज. ईवीए में गुडविल के ट्रीटमेंट के ऊपर लिख लेते हैं प्लीज. इससे ज्यादा रीजनिंग मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा इसकी, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दीज बिलोंग्स टू 160 एंट्रीज और हमने उसको कंसाइज करके पढ़ा है. किसी को इसके बारे में पढ़ना हो, कई बुक्स हैं आपके पास ऑनलाइन, आपको कई बुक्स मिल जाएंगी, सब में यही लिखा मिलेगा आपको. ठीक है, ये जैसे है अल हैप्रार, ठीक है, इसमें भी आपको यही मिलेगा कि 3 प्रैक्टिकल रीजन दिए थे.
बिल्कुल यही करते हैं। आप गूगल करेंगे कैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन ईवीए, आपको मिल जाएगा। चलिए मैं ज़रा इसकी लाइंस आपके रजिस्टर पर लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक मिनट चाहिए। ये मैंने अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल पे स्टार किया, एस्टिक लगाया, यहाँ पे भी एस्टिक लगाया, एंड देन केम डाउनवर्ड्स। और एस्टिक का मीनिंग, एस्टिक के बारे में लिख रहे हैं क्या, वही लाइन लिखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। EVA adjustment is to add current period's goodwill. EVA's adjustment is to add what? Current period's goodwill is to add current period's goodwill, amortization back to NOPAT, and to add the goodwill amortized in past years back to capital. ठीक है, प्लीज 45 नहीं, असेट्स की इसमें क्या बोला, ध्यान से पढ़ी लाइन। पास्ट ईयर्स की जो गुडविल अमोर्टाइज हुई थी वो असेट में जोड़ देंगे, और जो करंट ईयर की गुडविल है उसे नोपैड में ऐड कर देंगे। ये स्टर्न स्टीवर्ट ने ट्रीटमेंट बोला था। अब उस ट्रीटमेंट्स उसने जो समझाए मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा शायद, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं, और उनके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें सारी 160 एंट्रीज के ट्रीटमेंट समझने पड़ेंगे कि उन्होंने किस चीज़ को क्या सोच के किया। प्लीज़ इसको नॉन कैश के साथ लेके चलिए, आप इसको अलग तरीके से लेके चलिए। आप गुडविल का ट्रीटमेंट उसने अलग किया, R&D वगैरह का ट्रीटमेंट उसने अलग किया है, प्रोविजन का ट्रीटमेंट उसने अलग किया, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ऑनलाइन बुक पढ़वाई, क्योंकि अगर मैं बोलता तो शायद आपको लगता मैं गोलीबाजी कर रहा हूँ, समझे। और एक नहीं, मैंने आपको 2 बुक्स वो खोल के दिया ऑनलाइन, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं गोलीबाजी कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक स्टर्न स्टीवर्ट ने जो अपना फॉर्मूला बनाया उसमें ये चीज़ें की थी, और उसमें इन सारी चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी पूरी बुक लिखी थी, तो मैं उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक जगह पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ एक जगह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गुडविल का ट्रीटमेंट आप लर्न करें। अदरवाइज मैं हर चीज़ का ट्रीटमेंट आपको समझाता, गुडविल का ट्रीटमेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लर्न करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आए थे अपने बजटिंग पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड बजटिंग के अंदर हमने क्या समझा था, मैंने आपको बजटिंग के अंदर जो चीज़ें समझाई थी, पहला फीडबैक, फीड फॉरवर्ड। फीडबैक कॉस्ट कंट्रोल के लिए, फीड फॉरवर्ड कॉस्ट रिडक्शन के लिए। बजट बनाते हैं फीड फॉरवर्ड से, फीडबैक होता है एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑर्डर। इसके बाद हमने और भी कुछ चीज़ें सीखी थी, जैसे कि आपको मैंने सिखाया था 2 तरीके के बजट मेकिंग प्रोसेस होती है मेनली, एक टॉप डाउन अप्रोच, सेकंड वन बॉटम अप। बॉटम अप को हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच भी कहते हैं। आपने कहा कि सर बॉटम अप में क्या होता है, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन बॉटम अप यूनिवर्सली नहीं लगा पाते। टॉप डाउन बॉटम अप में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी आगे बढ़ने से पहले। एक, अगर आप बजट के स्टैंडर्ड्स बहुत लीनियंट सेट कर देते हैं तो वो बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे, तो वो मोटिवेट नहीं कर पाएंगे मैनेजर्स को, और वो बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। आपको इसलिए थोड़ा सा इसमें कहा जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा ज़्यादा हमें रखना चाहिए, ताकि वो स्ट्राइव करें अचीव करने की बजट को। और एक लेवल जो होता है, उस लेवल के बाद अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डिफिकल्टी रख देंगे तो क्या होगा, आपसे कहते हैं कि जितना उनका लेवल है उससे अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा डिफिकल्टी रख दी तो वो अचीव नहीं करेंगे, रहते डीमोटिवेट हो जाएंगे और उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस रैदर गिर जाएगी। दैट हैज़ बीन टॉट टू यू। लास्ट चीज़ हमने सीखी थी इसके अंदर, क्या सीखा था, मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच हर जगह नहीं लगती। हमारे को कुछ स्टडीज़ थी जिन्होंने हमें समझाया था कहाँ क्या क्या लगता है। पहली स्टडी थी बीरूम। बीरूम ने हमें समझाया था कि देखो, अगर एक पर्सन की अंदर अथॉरिटेरियन नेचर है तो उसके ऊपर पार्टिसिपेटिव बजट का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहेगा, बिकॉज ही और शी इज विलिंग टू जस्ट लिसन ऑर्डर्स। हॉपवुड ने समझाया था वर्क सिचुएशन के बेस पे,
वर्क सिचुएशन के बारे में क्या बताया था, उसने कहा था अगर हाईली प्रोग्राम्ड वर्क सिचुएशन है, आपने कहा टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट वगैरह है, एनवायरमेंटल सिचुएशंस ऐसी हैं, सो अगेन आपको पार्टिसिपेटिव बजट नहीं हेल्प कर पाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी वगैरह पे, ना कि ह्यूमन बीइंग पे। जो प्रोडक्शन होगा वो सब कुछ भी टेक्नोलॉजी के बेस पे होगा, ना कि आपके बेस पे। तो आपने कहा ठीक है, ऑकवर्ड ने ये कहा। ब्राउनवेल ने कहा लोकस ऑफ कंट्रोल, दीज वर रिसर्चर्स। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी, ये लोकस ऑफ कंट्रोल होता था। इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्राउनवेल ने समझाया कि देखो आप कितना ये मान के चलते हो कि आपकी डेस्टिनी पे आपका कंट्रोल है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, तो आप ये कहेंगे कि सर उस केस में जब आप मान के चल रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, आपके द्वारा, तो पार्टिसिपेटिव बजट का यूज है, क्योंकि उस केस में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इंप्रूव करने के लिए। आप खुद मैनेजर होंगे जो कहेगा कि हाँ मुझे करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो पेट पे चल रहा हूँ, मेरी तो डेस्टिनी ईश्वर ने लिखी है, कुछ भी कर लूँ, मेरी तो किस्मत अच्छी है ही नहीं, तो आप कहेंगे उस केस में पार्टिसिपेटिव अप्रोच का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बंदा पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग नहीं है। मियां ने समझाया था जॉब डिफिकल्टी इज मेजर इशू। अगर जॉब में डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी जॉब है और कोई भी कर लेगा, जैसे पियन का मैंने एग्जांपल लिया था, तो उससे पार्टिसिपेट करा के कोई फायदा नहीं है। अगर जॉब में कुछ डिफिकल्टी है और उसके लिए हम तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे उसको सिंपल तरीके से कर सकें। आपको याद होगा बिल गेट्स ने एक बात बोली थी, कहता है मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे एम्प्लॉय को रखूं जो लेजीएस्ट हो, बिकॉज वो शॉर्टकट्स ढूंढने में एक्सपर्ट हो। ये मैं नहीं, बिल गेट्स ने बोली थी। सो आप कहेंगे कि सर वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है और उस समय हम पार्टिसिपेटिव रखते हैं और जो समझदार लोग होते हैं वो बेस ढूंढते हैं फिर कि कैसे उसी चीज़ को मैं सिंपल बना के करूँ। बहुत सीधी सीधी बात है। वो मैनेजर्स खुद दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम लोग, और जब इतने सारे अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग दिमाग लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं दी जाती, तो सारी चीज़ आसान हो ही जाती है, सरल हो जाती है। ब्रन्स एंड वाटरहाउस ने कहा अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई फायदा नहीं है आपको किसका, पार्टिसिपेटिव का, क्योंकि सारी अप्रोच ऊपर से आ रही है। लिमिटेशन हमने सीखी इसके बाद, उसमें मैंने आपको बताया टॉप डाउन अप्रोच करते हुए लगेगी, जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हाईली प्रोग्रामेबल हो। आपने कहा कि सर मैनेजर जो है वो अगर उनकी मेहनत इफेक्ट नहीं करेगी रिजल्ट पे, वो कितना भी कुछ भी कर लें। और लास्ट, जब होमोजीनियस थिंग्स हैं, होमोजीनियस यूनिट्स हैं, मतलब सारे यूनिट्स एक ही तरीके से करते हैं, तो एक का हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ना कि सबका। आपने कहा कि सर हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते समय ये याद रखते हैं कि तीन तरीके से हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, सो ऑब्वियसली कॉस्ट सेंटर होगा। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा कि सर पहला है बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, सेकंड प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, एंड थर्ड नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल शॉर्ट टर्म पे हमारी है और प्रॉफिट कॉन्शियस लॉन्ग टर्म पे। बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में एक लिखना है, आपने कहा क्या लिखना है, अगर इंटरडिपेंडेंस है और अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आपने कहा कि सर मैनेजर की मेहनत इफेक्ट नहीं रहेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैनेजर इंडिपेंडेंस है, नॉट इंटरडिपेंडेंस, और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है कि क्या रिजल्ट आएंगे, सो मैनेजर की मेहनत हमारे को बताएगी कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। सो हमसे कहता है परफॉर्मेंस जो इवेलुएट करो वो मैनेजर की मेहनत, कॉस्ट सेंटर की हेड की एबिलिटी के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि क्या इनका रहना चाहिए। समझ गए, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन हम कर रहे हैं। प्रॉफिट कॉन्शियस में हम कह रहे हैं कि यार यूनिट की लॉन्ग टर्म में, आपने कहा कि सर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, कॉस्ट कितनी रिड्यूस हुई, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी लॉन्ग टर्म में, उसके हिसाब से हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। और तीसरा स्टाइल हमने बोला था नॉन अकाउंटिंग स्टाइल, मींस हम अदर देन कॉस्ट मेजर्स, जितने भी नॉन फाइनेंशियल फिगर्स हैं, उनके बेस पे हम लोग, जैसे क्वालिटी या कुछ भी, उनके बेस पे हम लोग परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी एक्सेट्रा, और उसके बेस पे हम रेम्यूनरेट करते हैं। एक केस चल रहा था, मैंने आधा बताया था। केस ये था, क्वेश्चन बता दिया था, आंसर बताना जरूरी था। आप लोगों ने कल जल्दी छोड़ने की रिक्वेस्ट की तो मैंने छोड़ दिया था। सो आज हम लोग इस केस के बारे में हल्का सा रिकॉल करते हैं और आंसर भी पूछते हैं, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपनी लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज योर बियॉन्ड बजटिंग। वो अराउंड हाफ एन आवर का है, क्योंकि उसके अंदर 24 और 12 प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं, बस बहुत आसान, बहुत इजी प्रिंसिपल्स हैं। और उनको करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मैं आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम आ जाएंगे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग पे, क्योंकि हमारे करिकुलम में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है। हमारे करिकुलम में एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है, ना कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग को करने के लिए आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई विल डू 1 और 2 क्वेश्चंस, और उसके अंदर आप सफिशिएंटली अच्छे से सीख जाएंगे क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, चाहे किसी ने पहले पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, सबको आ जाएगा। एनी हाउ, इस एग्जाम्पल में चल रहा था, अगर आपको याद हो,
एक कंपनी थी GBTCL मेघालय में, उसके 4 इयर्स में 4 बसेस से 44 बसेस हो गई थी, हॉप इन हॉप ऑफ बस की थी, और उन्होंने बजट कुछ किया था, पार्टिसिपेटिव बजट था, और रिजल्ट कुछ और आया है। बजट के हिसाब से दे वर सपोज टू अर्न प्रॉफिट, रिजल्ट के हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से दे सफर्ड लॉसेस, एंड वी नोटिस्ड फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज्ड एंड फ्यूल कॉस्ट डिक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपने अदर इन्फॉर्मेशन देखी थी, मिस मैगी आई थी, मिस मैगी नूडल्स ने हमें क्या कहा था देखिए, उन्होंने हमसे कहा था कि देखिए हमारा हमारा जो है नॉर्थ ईस्टर्न में ग्रेन वेस्टिंग ज़्यादा होती है, और इस बार और ज़्यादा हुई है, एवरेज रेंज बहुत बताया, डिटेल बताई कि किस तरीके से ज़्यादा होनी चाहिए थी, किस तरीके से कम होनी चाहिए। आपने कहा इस चक्कर में 2 महीने हम काम ही नहीं कर पाए, अब 10 मंथ्स, ये तो रेवेन्यू है, एक्चुअल रेवेन्यू, ये 10 मंथ्स रहे, क्यों? उसने हमसे कहा वी लॉस्ट क्लियरली 2 मंथ्स बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि खुली बस है, अगर आप समझ रहे ना, ओपन बस्ती, इफ यू रिमेंबर, पानी भर जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार हमने बहुत रेवेन्यू लॉस कर दिया, और उन्होंने कहा कि फ्यूल कॉस्ट जो है ना वो भी ऑलमोस्ट क्या हुई है, डबल हो गई है। ओके, फ्यूल कॉस्ट भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। आपने कहा ओहो फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गई, साथ में क्योंकि वो स्क्रैचेस वगैरह का सीन था, उसको मिल्की कुछ था, मैं भी भूल गया, मिल्की अपीयरेंस आ रही थी, मतलब धुंधली अपीयरेंस आ रही थी, जिसकी वजह से आपने 22 लाख रुपीस के एक्स्ट्रा ओवरहेड किए थे। मतलब अगर आप सोचें आपके ओवरहेड कितने हैं, यहाँ पे फिगर्स इन थाउजेंड है, आपके 20,150 हैं, सो दिस बिकम्स 20,150,000। अगर मैं कहूँ दिस इज 2 करोड़ 1,50,000, आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, 22 लाख। सो क्वेश्चन ये है आपकी अपार्ट फ्रॉम दिस दीज ओवरहेड्स कितनी कॉस्ट लगी, यू विल से कितनी है, 199 179 50,000, चेक कर लीजिएगा प्लीज, यही है ना? चलिए, सो आप कहेंगे कि सर आपने सोचा था 1810, अगर इस इन थाउजेंड्स लिख दूं तो आप कहेंगे 179 रह गई, सो कॉस्ट तो कम हुई है ओवरहेड की, ओवरहेड की कॉस्ट इफेक्टिवली क्या हुई है, कम हुई है, अपार्ट फ्रॉम 22 लाख। वो 22 लाख तो डिफरेंट है, वो तो क्लियरली कह रही है कि देखो 22 लाख मत देखो, क्योंकि वो तो स्पेशली इस वजह से लगे ज्यादा रेन हो गई, तो आप उसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं, वो हमने बजट में थोड़ी लिया था। दीज आर, देखिए एक होते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स, एक होते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, दीज वर नॉट कंट्रोलेबल बाय मी, शी इज सेइंग। सिमिलर इज द केस ऑफ फ्यूल प्राइस, वो कह रही है फ्यूल प्राइस क्या हुई थी, डबल हुए थे, क्या हुए थे, मैं बताएंगे यार, फ्यूल प्राइस का क्या लिखा था, कुछ लिखा था, ये रहा, फ्यूल प्राइसेस आर ऑलमोस्ट डबल। सो अगर मैं एक्चुअली मान लूँ ये डबल है, सो एक तरीके से 9800 हो गए, चेक कर लेने को, है ना? सो आप कहेंगे कि सर लगना चाहिए था कितना, सो आप कहेंगे 19600 9800, तो आपने कहा 13600 की जगह 9800, सो शी इज जस्टिफाइंग दैट देखो जो आपने मेरा बजट बनाया है ना, और उसको एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हो, यू आर not comparing with right figures. She is insisting that we shall first of all revise our figures and then we shall compare our budgeted figures from these actual figures. आपको समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रही है, मैगी कह क्या रही है? सो आपने कहा कि सर देखिए, she claimed revised budget with consideration of above factors would give different results. लाइन पढ़िए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, कंसीडर करते हुए above factor, कंसीडर करते हुए above factor मतलब रिवाइज करिए एक्चुअल को, जो एक्चुअल लेके आप चल रहे हैं उसके हिसाब से मत चलिए, रेदर जो एक्चुअल मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से चलिए, कहती है वो डिफरेंट रिजल्ट लाके देंगे और डिफरेंट कंक्लूजन आएंगे उसकी वजह से। अच्छा, एनालाइज द टूर मैनेजर्स व्यू, अब टूर मैनेजर का क्या व्यू है देखते हैं। कहता है इट अपीयर्स एक सेकंड रुकिए, इसमें वर्ड में हो जाता है ना दो, चलो इसका तो ऊपर दो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना वर्ड में। कहता है इट अपीयर्स GBTCL has been hit badly by the weather. High rain in July and August have led to a slump in business. Revenue has seen a fall of 18% over budgeted figure. आपसे कहता है ध्यान से देखिएगा, अगर हम ध्यान से देखें, एक मिनट चाहिएगा, जरा मैं अलग उस पर निकाल लूँ। ये था, हाँ जी, रेवेन्यू कितना है 113,800, ये बजटेड है, एक्चुअल कितना है 93,500, कैलकुलेटर निकालिए, 113,800 माइनस 93,500 ओवर 113,800, व्हाट इज द फिगर, बताओ,
113,800 minus 93,500 means it is 20,300 over 113,800 कितना आया 17.8%, अप्रॉक्सीमेटली 18। वही वो कह रहा है। देखो पहले एनालाइज कर रहे हैं, आंसर जो लिख रहे हैं ये एनालाइज कर रहा है पूरा कि देखो मेरा रेवेन्यू 18% गिर गया बजटेड फिगर से। डायरेक्ट मटेरियल मोस्ट ऑफ द फ्यूल इज 21%। आपसे कहता है देखो जो चैप्टर्स के बीच में केसेस हैं ये केस सिनेरियोज हैं और जो केस स्टडीज हैं वो डिफरेंट है। आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है? होपफुली एग्जामिनर क्लियर कट लिखेगा, अदरवाइज आपको लैंग्वेज से पकड़ना पड़ेगा ये केस स्टडी है ये केस सिनेरियो है। आपका जब केस स्टडी आया करेगा तो आपको वो साफ साफ बोला करेगा कि हमें कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए, जैसे टीपीएम लगाएं, टीपीएम लगाएं, क्या लगाएं। पूछेगा टीपीएम क्या होता है, क्यों इस सिचुएशन में नहीं लग पाया, पूछेगा बजटरी कंट्रोल में क्या दिक्कत है। तब आपको लिखना है आंसर पहले इशू एंड फिर उस तरीके से समझाते हुए कि टीपीएम क्या होता है, बजटरी क्या होता है और उसके हिसाब से समझाते हुए आपने आंसर लिखना है। जब चैप्टर्स के बीच के केस सिनेरियोस चल रहे हैं इसमें हमारे स्टडी ने क्या लिखे चला है, वो कहता है हमारे को फिगर्स को एनालाइज करना है। समझ में आ रही है बात? इनके अंदर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, कितनी फिगर बढ़ी कितनी फिगर कम हुई। मैंने ये चीज़ आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में भी दिखाई थी कि आपको क्या करना है, पूरा एनालाइज करके दिखाना है कि कितनी फिगर बढ़ी है कितनी फिगर रिड्यूस हुई है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर 18% रेवेन्यू फॉल है, डायरेक्ट मटेरियल मोस्ट ऑफ फ्यूल इज 21% ऑफ सेल्स एज कंपेयर टू 12% ऑफ द बजटेड लेवल। आपसे कहता है यहाँ पे ये जो बजटेड था इट वॉज वेरी लेस, 10% 12% था और एक्चुअल में ये परसेंटेज बहुत बढ़ गई 21% हो गई, ये कह रहा है। फिर आपसे कहता है because of hike in fuel price variable overhead are almost same, however interestingly there is a saving of 1,50,000 in operating overhead as compared to budgeted figures after catering additional operational expense of 22 lakh। आपको मैंने दिखाया था कि यार यहाँ पे क्या हुआ था, I showed you, क्या शो किया था मैंने, देखिए मैंने कहा था 17,950 लेके चलेंगे ना कि 18,100। सो आपने कहा कि सर ये ऑपरेटिंग ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड में कितना रिड्यूस हुआ है 1500 वेरिएबल ओवरहेड, ऑपरेटिंग ओवरहेड में कितना रिड्यूस हुआ है, कितना आएगा 150 आपने कहा ऑपरेटिंग ओवरहेड। फर्दर मोर तो 150 इन थाउजेंड्स था, 150 आ रहा था, इन थाउजेंड तो 1,50,000 हो गया। क्या था फर्दर मोर देयर इज अ रिडक्शन इन मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, द रेशियो ऑफ सेल्स सैलरी टू सेल्स गोस टू 40% फ्रॉम इन 2017 फ्रॉम 36% एज बजटेड। रेशियो जो बढ़ी सैलरी की सेल्स से वो आपने कहा 40% हो गई, जबकि आपने बजट की थी कितनी 36% आपने बजट की थी, बढ़ के सैलरी कितना हो गया। मतलब उसने सारी चीज आपको सब कुछ यही बताया कि क्या आप उसके हिसाब से फिगर्स का एनालिसिस करें। मतलब एक चीज हमने सीखी, क्या सीखा, याद रखना ध्यान देना, जब भी आप कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा मैं आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। डू यू रिमेंबर द क्वेश्चन ऑफ हार्वेस्टिंग डिवीजन, ऑयल मिल एंड ऑयल सीड, ऐसे कुछ था, हाँ ऐसे ही थे, याद आ रहा है? सो उसका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको याद होगा, वीट चार्ज टीपी कैसे वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में हमने कंट्रीब्यूशन को शेयर कर दिया था। सो इट वाज शेयर्ड कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन स्टडी मटेरियल दैट आई एक्सप्लेन यू, इट वाज प्रॉफिट, शेयर्ड प्रॉफिट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट, इफ यू रिमेंबर। सो देखिएगा कैसे है, आपको मैं समझा दूं, वो क्वेश्चन जरा मैं निकाल दूं। ये देखिए एनालिसिस ऑफ रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैंने उस समय भी दिखाया था आपको, क्या दिखाई दे रहा है आपको पेपर में क्या लिख के आना है, याद रखिए। अब आपके पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे आएंगे, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। तो आप जितनी परसेंटेज लगा सकते हो सारी लगानी पड़ेगी कि ये इसका इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट गिरा, ये इतने परसेंट बढ़ा, ये हुआ वो हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन यहाँ तक आपके खत्म हो जाते हैं और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट यहाँ पे आता है। तो अगर पेपर में जैसे इस क्वेश्चन में भी आपसे कहा था सिर्फ एक लाइन बोल देगा वो, तो एनालिसिस ऑफ रिजल्ट डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बोथ मेथड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवीजन। अब एक लाइन है, इसके हिसाब से आपका आंसर तो 2 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए कि आप कहेंगे कि यार दोनों मेथड्स के हिसाब से देख लो किसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, खत्म आंसर, है ना। लेकिन नहीं, हमारा स्टडी मटेरियल हमें बार बार ये समझा रहा है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस कि हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस करके आना है, जितना ज़्यादा एनालिसिस करके आओगे उतना बेटर है। ये बात आपका स्टडी मटेरियल आपको क्लियर कट चीज के कह रहा है, ये गाइड कर रहा है स्टडी मटेरियल आपका।
कि देखो इसमें भी ये था कि प्रोडक्शन वॉल्यूम जब ये है टीपी इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, उसने बोला चाहे कोई सा भी मेथड लगा दो टीपी सेम है। अब देखो वो एक एक चीज डिटेल में एनालाइज कर रहा है, तो आपको पेपर में यही डिटेल एनालिसिस जो आपको अराउंड आपको दिख रहा है 1 पेज का है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको करके आना पड़ेगा। मुझे मालूम है जब मैंने पूरा कोर्स कराया बीच में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हमारी इच्छा अनुसार नहीं रहे, दे वर नॉट एज पर आवर लाइकिंग्स, एंड आई नो दैट इन अ क्लियर कट मैनर। व्हेन वी स्टडीड आवर इनिशियल 17 क्लासेस, यू वर मोर देन हैप्पी, यू सेड अरे वाह सर ये तो बड़ा आसान कोर्स है, ये तो बड़ा अच्छा कोर्स है, इसमें तो सारी फिगर्स आ रही है, दिमाग चल रहा है, कैसे क्या करना है, ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है। एंड देन आफ्टर फ्यू क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 52 क्लास नंबर टिल आई बिलीव 40 नंबर क्लास, मीन 17-18 क्लास, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी, जिसे आप थ्योरी बोलेंगे आप लोग। अब कई लोग कहते हैं कि सर वो बोरिंग था, कई लोग कहेंगे समझने के लिए इंटरेस्टिंग था, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फ्यू विल से सर नींद आती थी, बहुत आप जेन्युइन बात करोगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना बोलूंगा कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट पहले के कोर्स से बहुत ज्यादा जरूरी थे। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है इससे मतलब नहीं है, रियल लाइफ में क्या है इससे मीनिंग है, और आपको क्या सीखना चाहिए रियल लाइफ में, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। आप रियल लाइफ में अगर आज थोड़े से बोर हो जाओ और सारी जिंदगी खुश रहो, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर अप्रोच है इन कंपैरिजन टू कि आज आप थोड़े से खुश हो जाओ एंड सारी जिंदगी आप क्या करो, आप रोते रहो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सो आपकी इच्छा है, चॉइस इज योर्स, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब आते हैं इसके बाद, ये तो था एनालिसिस, मतलब सबसे पहले हमें जब भी केस सिनेरियो आएगा किसी भी चैप्टर का तो पहले क्या करना है, पूरा एनालाइज करना है। जबकि जब आता है केस सिनेरियो आपका केस स्टडी का, तो आपको क्या लिखना है, पूरा इशू लिखना है, क्योंकि उसके अंदर इश्यूज थे कि दिक्कतें थी। यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे एनालिसिस है। अब उसके बाद वहां पे क्या करते थे, वहां पे एक्सप्लेन करते थे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन उसी बात को समझ के करेंगे। वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी मुझे बोनस मिलना चाहिए, तो हम उसकी बात को समझेंगे क्या वो सही कह रही है या गलत कह रही है। देखिए क्या कहता है, award of bonus in case of losses is not justified and managers should be held accountable for their operations, however they should not be held accountable for the events beyond their control। कहता है हमें अकाउंटेबल करना चाहिए यार, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए, जो आपके हाथ में है। अगर कुछ चीज आपके हाथ में ही नहीं तो मैं आपको किस बेस पे अकाउंटेबल करूं। कहता मैनेजर कैन नॉट कंट्रोल मूवमेंट इन फ्यूल प्राइस, yet he or she is supposed to have most information and he or she is supposed to is expected to correctly forecast movement in the prices of fuel। आपसे कहता है मैनेजर मूवमेंट ऑफ प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन क्या एस्टिमेट को बना सकता था। जब पार्टिसिपेटिव बजट बना था उसको कुछ तो आइडिया लगना चाहिए था। आपने कहा ठीक है, मैनेजर शुड नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर अनकंट्रोलेबल इवेंट्स, जो उसके हाथ में नहीं है उसमें उसको पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहोगे तेरे को बोनस नहीं मिलेगा जबकि तेरे हाथ, बाकी तूने अच्छा परफॉर्म किया, अनकंट्रोलेबल इवेंट्स की वजह से तेरे को बोनस नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली इन जीपीटीसीएल देयर शुड बी रिवीजन इन बजट टू अकाउंट अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। अब आपसे कहता है हमें कैसे करना चाहिए, बताइए आप पहली चीज मुझे बताइए, कितने मंथ का आपके पास, कितने मंथ का आपको रेवेन्यू लेके चलना चाहिए बजट। दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। आपको बजट जब बनाएंगे, देखो या तो एक्चुअल चेंज करोगे या बजट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम सीखेंगे दो ही चीज चेंज कर सकते हैं, एक्चुअल या बजट। लेकिन एक्चुअल को चेंज करना समझदारी नहीं मानते। क्यों एक्चुअल को चेंज करना समझदारी नहीं मानते, क्योंकि आप कहते हैं कि सर बजट को हम कितने भी डेज से मल्टीप्लाई, कितने भी डेज से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 10 मंथ का एक्चुअल रेवेन्यू है, लेट अस कन्वर्ट दिस 10 मंथ रेवेन्यू इनटू 12 मंथ रेवेन्यू। सो जरूरी थोड़ी है कि आप जो बाकी 2 महीने काम करते हैं एक्चुअली आप अच्छा काम करते हैं। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि रिमेनिंग 2 मंथ्स में आपके यहाँ काम अच्छा होता। इट कुड हैव बीन अ पोजीशन वेयर स्ट्राइक, या आपके वर्कर्स इनएफिशिएंट होते, वो काम करना नहीं चाह रहे होते, या फिर बिजनेस ही कम होता। कुछ एरियाज में सीजनल बिजनेस कम हो जाता है या बढ़ जाता है। मैंने आपको एक बार लद्दाख का एग्जांपल दिया था कि सर्दियों के दिनों में लद्दाख बंद हो जाता है? गोवा वाला एग्जांपल दिया था, जब वहां से गोवा चले जाते हैं लोग वेटर्स वगैरह, बिकॉज टूरिस्ट के लिए वो बंद हो जाता है, इतनी ठंड होती है। सो आपने कहा कि सर हमें हमें क्या करना चाहिए, बजट को 10 मंथ में लेके आ सकते हैं हम, एक्चुअल को 12 मंथ पे नहीं लेके जा सकते, इसीलिए हम लोग को बजट पे शिफ्ट करना है। सुनिए रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू कितना दिया था, बजटेड रेवेन्यू। आपने कहा कि सर मेरा बजटेड रेवेन्यू वाज गिवन एज 11383, डिवाइड करिए 12 से, मल्टीप्लाई करिए 10 से, फिगर बोलिए, इट शैल बी 94,833.33, है ना, आ गया पहला। फिर वेरिएबल कॉस्ट, ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, अब आपको एक्चुअल प्राइस पे देना चाहिए या फिर बजटेड प्राइस पे। ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर अनकंट्रोलेबल रीजंस, तो हमें इसे एक्चुअल प्राइस पे बजट करना चाहिए, ताकि हमारे को इन अनड्यू उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। जैसे मैं ये कहता हूँ, एक बहुत सीधी सी बात, एक प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग मेरी से समझाऊंगा। 30 रुपीज पर केजी आपने सोचा था चीनी आएगी, शुगर
एक्चुअली में आई 40 रुपी पर केजी और मार्केट में मिल रही थी लेट अस से 34 पर केजी। देखिए ये बजट दिया था, ये एक्चुअल में स्पेंड हुआ और मार्केट प्राइस जो था वो कितना था 34। सो मैनेजर को अगर आप मैनेजर की गर्दन पकड़ना चाह रहे हैं तो आप किस रेट पे पकड़ेंगे, किस वेरिएंस पे, 10 रुपी 6 रुपी, बताइए 6, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 6 रुपीज पे पकड़ना चाहिए ना। पहले वेरिएंस को हम कहते हैं 4 रुपी को प्लानिंग वेरिएंस, और उसमें सीखेंगे 6 रुपीज मतलब उसकी ऑपरेशनल में कमी कहां थी, दैट विल बी नोन एज ऑपरेटिंग वेरिएंस। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि सर हमें एक्चुअल प्राइस पे लेके चलना चाहिए, ना कि स्टैंडर्ड, मतलब जो आपने पहले से सोचा था उस पे मत लेके चलिए, एक्चुअल प्राइस पे लेके चलिए। सो एक्चुअल प्राइस पे आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि सर देखिए मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट है 19,600, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो आई ये कितने रेवेन्यू पे आई, 93,500। ये कितने रेवेन्यू पे आई, 93,500। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा रेवेन्यू जो हुआ वो हुआ 94,833, तो मुझे बताइए कितनी मेरी कॉस्ट आनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से देखिएगा क्या बोला मैंने कहा 19,600, लास्ट लाइन दिख रही है आपको, 19,600 कितने पे है, 93,500, तो 19,600 डिवाइड बाय 93,500, ये आपको पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। दिस इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दैट वी लर्नड इन सीवीपी एनालिसिस। सो अब आपने कहा ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो एक्चुअल वाली वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, वी विल टेक एट आवर बजटेड रेवेन्यू फॉर 10 मंथ्स। व्हाट इज आवर बजटेड रेवेन्यू फॉर 10 मंथ्स स्वाति, इट इज 94,833। सो यू विल से मल्टीप्लाई कीजिए, फिगर आएगी 19,879। समझ आ गया। आपने कहा कि सर लेबर के बारे में कोई अनकंट्रोलेबल नहीं है, तो आप कहेंगे क्या, बहुत ही सिंपल है, आप इसको, ये कितने मंथ्स का था, 12 मंथ्स का, 10 पे ले आएंगे, वेरिएबल ओवरहेड 12 मंथ्स की थी, 10 पे लेंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू 10 आता है। आपने कहा ठीक है सर, अब बात आई किसकी, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 1800 में आप 2200 ऐड कर दीजिए, 2200 ऐड 22 लाख बता दिए, एक मिनट, 22 लाख 2200 ही होगा ना, बिकॉज इन थाउजेंड चल रहा है। सो इसमें 2200 ऐड करिए, कितनी फिगर आएगी, यू विल से 20,300, है ना। मैंने बजट में ऐड कर दी, मैंने कहा ये कॉस्ट मान लूंगा कि बजट में भी लग रही है। जो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई मेरे को पता है 22 लाख की एक्स्ट्रा ओवरहेड्स आ रहे हैं, वो मैं मान लूंगा बजट में भी आ रहे हैं। अब मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, आपने कहा 10,700, क्योंकि वो फिक्स इन नेचर था, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपने कहा ठीक है, चाहे वो 10 मंथ्स के लिए हो या 12 मंथ्स के लिए, वो फिक्स था, वो चेंज नहीं होगा। सो आपका प्रॉफिट आना चाहिए था 3787, ना कि लॉस दिखाई देना चाहिए। आपका बजटेड प्रॉफिट कितना था, इट वाज 23,200। अब इसके लिए आपको मिस मैगी को स्क्रू कर देना चाहिए, इसके लिए डिफरेंस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका आना चाहिए था 23,200, एक्चुअल प्रॉफिट इज 3,000 समथिंग। सो आप कहेंगे इस 3,800 अप्रोक्सीमेटली, सो यू विल से इसके लिए हमें मिस मैगी को स्क्रू कर देना चाहिए, बिकॉज उसकी या उसी जैसे मैनेजर्स की गलती की वजह से ये नुकसान हुआ है। सो आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो बजट है उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है ताकि हम प्रॉपर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सके, यहाँ पे हमने ये सीखा। और क्योंकि आपका कुछ प्रॉफिट है, सो जैसे अगर आप 23,000 पे मान लीजिए 1,000 बोनस देने की सोच रहे थे, तो यू शैल एडजस्ट योर व्हाट बोनस अकॉर्डिंगली, कि यार 23,000 की जगह अगर मेरा 3,000 है, मतलब अराउंड 1/5 है, 1/5 हुआ ना, अराउंड 1/5 है, तो 1/5 मतलब 200 के हिसाब से बोनस दो, ना कि 1,000 के हिसाब से। बिल्कुल बोनस नहीं दोगे तो भी डिमोटिवेशन हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे कि सर 200 के हिसाब से बोनस दो, ना कि 1,000। बताइए कितनी बात आ गई, पढ़ते। With the revised profit margin has come down to 4% as against target profit margin of 20%। आपने का रिवाइज जो है वो 4% रह गया है प्रॉफिट मार्जिन, ना कि 20% जो हमने सोचा था। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट परफॉर्मेंस वाज बेंचमार्क्ड अगेंस्ट अ हायर टारगेट। इफ original budgeted figure is used to measure the performance, it will punish employees for reasons which are beyond their control। अगर ओरिजिनल के हिसाब से ले लेंगे तो नुकसानदायक है, क्योंकि वो यार बेकार में हम उनको पनिश करने पड़ जाएंगे। GBTCL is not too far away from revised profit margin, therefore at least some bonus may be considered to be awarded to the employees, which may create more employee loyalty and may be beneficial in long term। आपको तो लॉन्ग टर्म में लॉयल्टी चाहिए, इस चक्कर में आप थोड़ा बोनस दे दीजिए। फर्दर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ बजटेड परफॉर्मेंस अचीवमेंट एंड फेलियर जो भी है, आप कहेंगे इन GBTCL इज एसेंशियल टू ओवरकम दिस सिचुएशन। आपने कहा हमें रेगुलर बेस पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने एकदम एंड ऑफ पीरियड मॉनिटर कर रहे हैं, इस चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, पूरे साल आप वेट कर रहे हैं। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेयर रिवीजन्स आर रिक्वायर्ड इन बजट टू अकाउंट चेंजिंग कंडीशंस, एरर्स, मॉडिफिकेशन टू कंपनीज प्लान एटसेट्रा। आप कहेंगे इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ रिवीजन्स की जरूरत है, अच्छा बजट में, ताकि हमें चेंजिंग कंडीशन, एरर्स, मॉडिफिकेशन वगैरह कंपनी के प्लान वगैरह के आपको कर सकें। मॉनिटरिंग ऑफ बजट परफॉर्मेंस शुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स ऑफ GBTCL। आप कहेंगे मॉनिटरिंग जो है बजट परफॉर्मेंस की क्या होगी, आप कहेंगे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, GBTCL के मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी।
The essence of effective monitoring of budget performance is that managers should provide accurate, relevant, actionable information on time to the appropriate management level so that budget can give realistic target to measure the performance. आपसे कहता है इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि हमारे को एक्यूरेट, रेलेवेंट, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस में चाहिए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा बजट को जैसे जैसे साल आगे बढ़ता रहेगा. इट नॉट बी लाइक कि आप एक कंटिन्यूस एक ही अमाउंट रखें. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एट द टाइम ऑफ रिवाइजिंग द बजट द प्राइमरी बजट एज वेल एज पास्ट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड एज दे आर बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग ऑल बजट्स. ये आपकी कहानी. तो बताइए किसको समझ नहीं आया बजट में. देखिए मैं आपको जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद भी क्वेश्चंस दूंगा, वीडियोस भी दूंगा यूट्यूब वगैरह पे. आपको कितनी भी नींद आए, आपको कितना भी बोरियत लगे, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है. और आज हमारी लास्ट क्लास है थ्योरी की, इसके बाद हमारी कोई थ्योरी नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि अब आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सब में फिगर से. थ्योरी मतलब समझाने के लिए होगी किसी भी चीज़ को, ना कि और कुछ पर्टिकुलर. ठीक, मैंने बीच में थ्योरी क्यों कराई, एंड में क्यों नहीं कराई, इसका रीज़न है ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि आप क्लास में प्रैक्टिकली पढ़ते रहें. सिर्फ प्रैक्टिकल की आस में आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे. और आपने मुझे सपोर्ट किया, ग्लैड ओवर दैट. अब हम आ रहे हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे, दैट इज बियॉन्ड बजटिंग. इसका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट भी है बियॉन्ड बजटिंग का. ठीक है, हमें बियॉन्ड बजटिंग करने से पहले मैं आपको बियॉन्ड बजटिंग के बारे में एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा. प्लीज़ आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर बुक है, स्टडी मटेरियल तो बुक पे लिख लीजिए, रजिस्टर है तो रजिस्टर पे लिख लीजिए. कुछ भी समझाना शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा. अगर आपके पास देखिए बियॉन्ड बजटिंग के प्रिंसिपल्स पे आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स पे आ रहे हैं, और इसमें 6 करके 2 पार्ट्स में प्रिंसिपल डिवाइड किए हुए हैं स्टडी मटेरियल में. होप एंड प्रेशर 2 पर्सन्स थे जिन्होंने ये बनाया था. देखिए अभी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होगी, आज हम पढ़ने वाले हैं होप एंड प्रेशर्स ने कैसे, ये सिर्फ हाफ एन आवर का है और इजी है, 2 मिनट मतलब आपको समझ में 2 मिनट में आ जाएगा. उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स बनाए थे. जब आप बियॉन्ड बजटिंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर प्रिंसिपल्स के हेडिंग्स अलग हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में हेडिंग्स अलग हैं. और उसका रीज़न है क्योंकि टाइमली बेस पे इनके हेडिंग्स कई बार चेंज हो चुके हैं उनकी खुद की वेबसाइट पे, उनकी खुद की बियॉन्ड बजटिंग के हिसाब से. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ हेडिंग्स, आपको वो भी याद करने हैं हेडिंग्स, क्योंकि करेंटली उनकी वेबसाइट पे, बियॉन्ड बजटिंग की वेबसाइट पे जो मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ प्रिंसिपल्स के, वो हेडिंग पड़े हुए हैं और इंस्टीट्यूट ने पुराने हेडिंग्स उठा लिए हैं. बात समझ में आ रही है. तो आपको दोनों हेडिंग्स याद रखने हैं 12 के 12 प्रिंसिपल के. फर्स्ट है गोल. गोल को वो लोग कहेंगे टारगेट्स. आप लिख लीजिए 12 प्रिंसिपल्स में आईसी है, एक हेडिंग बनाना एज पर बियॉन्ड बजटिंग, क्या है बीबीटी करके है, मैं दिखा दूंगा वेबसाइट, बियॉन्ड बजट वेबसाइट आप बना दें एज पर बियॉन्ड बजट वेबसाइट, और ये है एज पर ICAI. ठीक है, गोल को हम क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं अब, टारगेट बोलते हैं. रिवार्ड्स को रिवार्ड्स ही बोलते हैं. प्लानिंग को प्लानिंग एंड फोरकास्ट बोलते हैं. याद रखिएगा, आपको सारे नाम याद रखने हैं. कंट्रोल को परफॉर्मेंस, ये 1 है, 2 3 4, ये 1 2 3 4, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. रिसोर्स को रिसोर्स एलोकेशन. याद रखिएगा, आपको दोनों नाम याद रखने हैं. 6 कोऑर्डिनेशन को रिदम, जल्दी लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन को रिदम. शैल आई प्रोसीड. हो गया, अभी नहीं हुआ देखा, आगे बढ़ जाऊं. कोई ऐसा तो नहीं जिसका रह गया हो. चलिए, विद होप कि सबका हो गया है. रिमेनिंग 6 लीडरशिप के जो उन्होंने लिखे हैं उनका नाम लिखेंगे, घर पे जाके आप देख सकते हैं जिसके पास नहीं. कस्टमर को कस्टमर ही बोलते हैं. अकाउंटेबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे वो लोग.
इनके दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, होप एंड फ्रेजर की पुरानी बुक से लिया है नाम, एंड होप एंड फ्रेजर का जो बियॉन्ड बजटिंग इंस्टीट्यूट है उसने अब नाम चेंज कर दिए हैं। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, कहीं इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर के पास नए नाम वाला हुआ क्वेश्चन तो आप परेशान नहीं होने चाहिए। पेपर में रिदम लिख के आ गया, आपको कोऑर्डिनेशन याद है, आप तो परेशान हो जाएंगे एकदम, यू विल फील कि ये क्या आ गया, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। ठीक है, आगे थर्ड पर्पस, परफॉर्मेंस को वो लोग पर्पस बोलते हैं। फ्रीडम टू एक्ट को ऑटोनॉमी, गवर्नेंस को वैल्यूज, एंड इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंसी, लिख लिए सारे। होप एंड फ्रेजर के ही इन्होंने उठाए हैं, लेकिन हेडिंग्स पुराने उठा लिए हैं, यही समझा रहा हूँ मैं बार बार। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू शैल फेस एनी प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन नेम। कंपल्सरीली आपको सारे नाम याद करने हैं दोनों से, और आप गलती से ये नहीं सोचेंगे कि चलो ये वाला कर ले रहे हैं, वो वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट टेक इट लाइट। चल प्रोसीड, चलिए विद द होप कि आपने लिख लिया है। आई एम नाउ प्रोसीडिंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज बियॉन्ड बजटिंग। देखिए हमारे होप एंड प्रेजर वर टू क्वेश्चंस, टू सेट कि यार देखो हमारा जो ट्रेडिशनल बजट्स हैं इंक्लूडिंग पार्टिसिपेटिव बजट, इंक्लूडिंग पार्टिसिपेटिव, मत तो सोचना कि पार्टिसिपेटिव क्योंकि न्यू टेक्निक है सो वो सही है, एज पर देम वो गलत है, बिकॉज उन्होंने कुछ लिमिटेशंस बताई। दीस आर दोस लिमिटेशंस। वो कहते हैं यार ये टीपीएम जिट वगैरह के एनवायरमेंट के अगेंस्ट अभी बताऊंगा, पढ़वाऊंगा लिमिटेशंस, पहले हम लोग उनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, बेसिक समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि यार ये जो है आपके वैल्यू जनरेट नहीं करती, ये क्या करती है बस आपको कहती है कि आपको ये काम कितनी देर में करना है, ना कि ये काम कितनी वैल्यू जनरेट करे। ये अप्रोच नहीं है, समझ रहे हैं आप, आपको ये आउटपुट निकाल के देना है। जैसे अभी हमने मैगी जी का क्वेश्चन पढ़ा, तो मिस मैगी के सर पे प्रेशर था कि आपको इतना रेवेन्यू इतना प्रॉफिट ला के देना है, ना कि आपने कितने कस्टमर सेटिस्फाई किए। समझ रहे हो मेरी बात, आपने क्या इनोवेटिव अप्रोच अप्लाई की टिपिकल सिचुएशन में। जो बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह अप्लाई कर रहे थे ना, इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इन्होंने कहा नहीं बजटिंग कहता है नहीं मेरा सिर्फ एक मेजर है दैट इज फाइनेंशियल मेजर, जबकि बियॉन्ड बजटिंग कहता है लुक बियॉन्ड द बजट्स, बजट्स आर नॉट राइट थिंग। कहता है मैं रोलिंग बजट बनाना पसंद करता हूँ, ये सब अभी पढ़ेंगे, रुक जाइएगा। रोलिंग बजट क्या होता है, कहता है रोलिंग बजट का मतलब, देखिए रोलिंग बजट क्या होता है, एक एग्जांपल लिखते हैं रोलिंग बजट का, पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। से टुडे इज जनवरी 2018 and we are making budget for 1 year, we are making budget for 1 year, our budget is let us say of January 2018, our budget जो है वो कितने का है, जनवरी 2018 से दिसंबर 2018, लेट अस से हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से बजट बना रहे हैं, ना कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। आपने कहा अगर आ जाएगा फरवरी 18, सो मेरा रोलिंग बजट क्या कहेगा, मेरा रोलिंग बजट कहेगा कि यार एक काम करो, यहां से 1 मंथ ऐड कर दो, मतलब फरवरी 2018 से जनवरी 2019। समझे आप, एक और बार समझते हैं। अगर मार्च आ जाएगा तो क्या होगा बताइए, रोलिंग के हिसाब से, रोलिंग बजट के हिसाब से यू विल से कि रोलिंग बजट कहेगा, देखिए मार्च 18 टू फरवरी 19, मतलब जो जो मंथ बीतता जाएगा उसके अंदर जो चेंजेस हमने नोटिस किए वो हम पूरे साल के चेंजेस नया बजट बनाएंगे, और हम एक बजट पे स्टिक नहीं रहेंगे कि ये मेरा फिक्स बजट है। हमारे ट्रेडिशनल बजट्स में क्या होता था, सबसे बड़ी बात थी आपने साल के शुरू में सोच लिया, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल करा देते थे कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या होगा। वो कहता है ये सही अप्रोच नहीं है, आप खुद जानते हैं, आपने खुद देखा अभी कि आपके प्राइसेस रियल में फ्यूचर चेंज हो सकते हैं। सो इफ यू विल फॉलो रोलिंग बजट एंड नॉट अ सर्टेन बजट। पहले ट्रेडिशनल में क्या होता था, देखिए ट्रेडिशनल में लिखिएगा, ट्रेडिशनल में बजट होता था इंक्रीमेंटल बजट, मेनली क्या होता था, इंक्रीमेंटल बजट। अरे ये क्या होता है, इसके अंदर क्या करते थे, इसके अंदर कहता है लास्ट ईयर बजट प्लस एडजस्टमेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा ऑफ
इन्फ्लेशन एटसेट्रा। मतलब समझे? वो क्या है, लिख रहे हो ना सब, बाद में मत कहना सर ये इंक्रीमेंटल बजट क्या होता है, सर ये रोलिंग बजट क्या होता है। जरूरी तो नहीं कि मैं भी आपकी तरह रजिस्टर पे लिखूं, मैं आपको बुक के ऊपर लिख के दे रहा हूं तो क्या है ना। आपको मैं लिखने की कह रहा हूं, आप कहां लिख रहे हो, इट्स योर कंसर्न। लिखना कंपलसरी है ताकि टर्मिनोलॉजीज में आप दिक्कत ना करो। पहले क्या होता था, इंक्रीमेंटल बजट होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में। वो कहता था आपने पिछले साल का बजट उठाया, उसमें क्या किया, इन्फ्लेशन वगैरह या जो चेंजेस आपके साथ है, प्रोडक्टिविटी में भी तो चेंजेस हो सकते हैं। आपने कहा इन्फ्लेशन के साथ चलो प्रोडक्टिविटी चेंजेस भी लिख देते हैं। लो, प्रोडक्टिविटी चेंजेस। ये प्रोडक्टिविटी चेंजेस कैसे होते हैं, आपकी मशीन वगैरह में कोई चेंज हो जाए तो प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मशीन वगैरह में कुछ चेंज हो जाए तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे ठीक बात है, बताओ। मैं बता दे रहा, लास्ट ईयर बजट प्लस एडजस्टमेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, प्रोडक्टिविटी चेंजेस एटसेट्रा। अच्छा बताओ सबको क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं, किसी को क्लियर ना हुआ हो तो बोल दो। देखिए इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको बताया था आपने एक फिक्स चीज रखी, एक कॉस्ट को फिक्स कर दिया। और अभी हमने जीबी टीसीएल वाले केस में भी देखा, दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस, कि आपने कॉस्ट को क्या कर दिया, रिजिड कर दिया। यू सेड माय कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। आपने ये नहीं सोचा कि यार टाइमली बेस पे मेरे को मंथली बेस पे अपने उसको अपडेट करते रहो। अपने आप एम्प्लॉय भी खुश, एम्प्लॉय कुछ बहाना मार ही नहीं सकता। मार सकता है क्या, नहीं मार सकता, बिकॉज नाउ यार जैसे वो क्या बोल रही थी, उसने पूरा शोशाबा काट के रख दिया मैगी ने। उसने ये नहीं दिखाया कि मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, इसकी वजह से 23,000 की जगह 4,000 रह गया प्रॉफिट। उसने क्या बोल दिया जी देखो ये तो तुम्हारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर थे। अगर आपका टाइमली बेस पे अपडेट हो रहा होगा वो कुछ बोलने लायक रहेगा ही नहीं। और पार्टिसिपेटिव आप कर ही रहे हो, पार्टिसिपेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या कर डिफरेंस ले रहे हो, यू आर थिंकिंग बियॉन्ड बजट, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग रोलिंग बजट, यू आर चेंजिंग द बजट ऑन टाइमली बेसिस ईच मंथ। मेरे को बताओ रोलिंग बजट इंक्रीमेंटल बजट क्लियर है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको दिखाई देंगी अभी। आपने कहा ठीक है। फिर कहता है, फिर कहता है कि यार जनरली क्या होता है, बजट्स एनुअली होते थे, रोलिंग बजट क्यों पॉपुलराइज हुआ। वो कहता है यार हमारे बजट्स जो होने चाहिए एनुअली हो चाहे ना हो, वो एज पर चेंज सिचुएशन होनी चाहिए। इसीलिए भी उसने रोलिंग बजट को ज्यादा प्रमोट किया, किसने, होप एंड प्रेशर ने। होप आप ऐसे आ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि आपको होप है कि पेपर में आपके नंबर अच्छे आएंगे, है ना। किसी को होप थोड़ी है कि उसके पेपर में नंबर गंदे आएंगे। ऑल ऑफ अस होप दैट वी विल स्कोर वंडरफुल इन एग्जाम। प्रेशर इरेजर की तरह याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, या किसी और तरीके से याद रख सकते हो, मुझे भी नहीं दिमाग में आया प्रेशर का कुछ याद। ठीक है, आपने कहा ठीक है। तो बियॉन्ड बजटिंग का एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, सीमा ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। एन आइडिया that companies need to move beyond budgeting because of inherent flaws in budgeting, especially when used to set numbers. It is argued that a range of techniques such as rolling forecast, मतलब rolling budget, and market related targets can take place of traditional budgeting. मतलब क्या हुआ, अब देखिए कोई अचानक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट आता है, आपको याद है इससे पिछले केस में हमने क्या डील किया था, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सिंह को क्या दिक्कत आ रही थी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच बीच में क्या आ रहे थे, शॉर्ट टर्म फास्टर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे। याद है रश डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे, इफ यू रिमेंबर द लास्ट केस, नॉट दिस वन। तो आपने कहा उस केस में बजटिंग दिक्कत कर रहा था, इफ यू रिमेंबर। यहां कहता है यार बजट के लिए लड़ाई मत करो, पीछे मत पड़ो उसके, सरदार जी के क्यों पीछे पड़ो यार उसके। आप क्या करिए, आप कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से ये सोचिए कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास नहीं आता और किसी और के पास जाता तो वो क्या डिलीवर करके देता, डिलीवर करके दे रहा है तो मैं भी दूं। मतलब अब मैं बजट के हिसाब से नहीं सोच रहा, मैं क्वालिटी वाइज भी सोच रहा हूं, मैं हर चीज सोच रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर उसके पास ये हुआ, वो ये प्रॉफिट ला पा रहा है तो मैं क्यों नहीं ला पा रहा, अगर वो ये क्वालिटी ला पा रहा है तो मैं क्यों नहीं ला पा रहा। मींस मैं मार्केट रिलेटेड टारगेट्स के बारे में सोच रहा हूं, ना कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फिगर्स के हिसाब से सोच रहा हूं। भाई जेन्युइन बात है या नहीं, मैं और आप बैठे हैं, मैं कह रहा हूं आप तो प्रॉफिट ला पा रहे हैं, मैं नहीं ला पा रहा, तो मेरे को क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि यार आपके साथ मेरे को कंपैरिजन करना चाहिए, नेचुरल सी बात है ना, कि क्योंकि सेम सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ रहा है, यू आर अर्निंग, कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ रहा है, आई एम लूजिंग, यू आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आई एम प्रोवाइडिंग बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आप क्या कहोगे, सर ऑब्वियसली क्या करना चाहिए ऐसे में, हमें बजट के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, बजट क्या कहेगा, नहीं ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, आपको इनको अचीव करना है, ये यूनिट्स हैं, ये एटसेट्रा, आपकी एफिशिएंसी क्यों टूट गई, आपका ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जबकि बजटिंग को छोड़ के बियॉन्ड बजटिंग क्या कहता है, अरे टूट गई एफिशिएंसी, टूट गई यार, जो चीज दूसरा दे रहा है क्या मैं दे रहा हूं। यानी अगर ऐसा है तो नेचुरल सी बात है मैं उससे बेटर देने लग जाऊं तो ऑब्वियसली सारा काम फ्यूचर में मेरे पास होगा, मेरे को बजट वगैरह की सोचने की जरूरत ही नहीं। वो कहता है मैं बियॉन्ड सोच रहा हूं, लंबा सोच रहा हूं कि सारा अपने आप मेरे पास आने लग जाएंगे क्लाइंट्स, आने लग जाएंगे या नहीं। इफ यू विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर वैल्यू, क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आप ही के पास आएंगे। चलो अब हम लोग इसके बारे में दो मेन एडवांटेज हैं, कहता है बियॉन्ड बजटिंग की, एडेप्टिव है मतलब चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली। ये एडवांटेज सिर्फ टॉप डाउन की है, मैं पढ़ के सुना दे रहा। कहता है देखो इट इज मोर एडेप्टिव प्रोसेस देन ट्रेडिशनल बजटिंग, एडेप्टेशन बहुत आसानी से हो जाता है।
ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रली। पार्टिसिपेटिव पे ये लाइन सही नहीं लग पाती। टॉप डाउन पे तो पूरी तरह लगती है, फिट होती है कि लीडर प्लान कर रहे हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रली ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पार्टिसिपेटिव पे नहीं लगती। ठीक है, चलिए नाउ वी आर कमिंग टू प्रिंसिपल्स, देन वी विल कम बैक टू अदर थिंग्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो उसके लिए मैं आपको बियॉन्ड बजटिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत आसानी से समझाए गए प्रिंसिपल्स को प्ले कर रहा हूँ। आई विल प्ले ईच प्रिंसिपल ट्वाइस, लेट मी बी क्लियर, आई विल प्ले ईच प्रिंसिपल ट्वाइस, और आपको इसके हिसाब से सुनना है और नोट्स बनाना है। समझ में आ रहा है? पहली बार सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे कि वो क्या बोल रहा है, और सेकंड बार में आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। क्लियर है कि वो क्या बोल रहे हैं? You may have heard the anecdote about two stonecutters. The first, he defined himself as a stonecutter in his work as cutting some stones. The other, with pride, referred to him as stonecutters. You may have heard the anecdote about two stonecutters. The first, he defined himself as a stonecutter in his work as cutting some stones. The other, with pride, referred to himself as a mason and said that he was building a cathedral. This story is backed up by research which confirms that purpose is one of the most important requirements for employee engagement. And why? Because it provides meaning. A shared purpose creates energy and excitement, and it can help release the intrinsic motivation in employees, which again leads to higher organizational performance. So great statements of purpose will capture the hearts and the minds, as well as the imaginations, the ambitions of people, both inside and outside of the organization. Inspiring purposes help organizations attract and retain great people. Purpose, as viewed in the eyes of the customers, should drive the design of the entire organization's system. All of the above leads to better performance, and this is why we recommend organizations to define and live by noble and bold causes. इन्होंने पर्पस के बारे में समझाया कि आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे उसने एक एग्जांपल समझाया, देखो नोट्स बनाना कंपलसरी नहीं है सेकंड बार में। सेकंड बार में मैं इसलिए समझाऊंगा कि आप दोबारा समझ सकें पॉइंट है, क्योंकि नोट्स तो आपको शॉर्ट नोट्स इंस्टीट्यूट ने आपको लिख के दिए हुए सच्चाई है, लेकिन और इनकी वेबसाइट पे ये वीडियो वगैरह मैंने आपको लिंक डाल दिया है, क्या कहते हैं वन ड्राइव पे, आप देख सकते हैं ये वीडियो। लेकिन मैं आपको और ब्रेक आउट भी करता जाता हूँ। जैसे मैंने समझाया कि यार पर्पस का मतलब है दो पर्सन थे। पहले सिर्फ बोला गया स्टोन कटर से कि तू कौन है, उसने कहा मैं मैसन हूँ, मतलब मिस्त्री। और सेकंड से पूछा तू क्या कर रहा है, तो कहता मैं कैथेड्रल बना रहा हूँ। तो देखिए दोनों की अप्रोच में अंतर। पहले के दिमाग में है ही नहीं कि यार मैं काम कर क्यों रहा हूँ, उसको समझ नहीं आ रही। उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मैं मान के चलिए आप एक ऑपरेशन में बैठे हैं और आपको थोड़ा सा कोई गलती हो जाए तो पूरा कैथेड्रल गंदा और खराब बन जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये पर्पस भरा हुआ है, पूरी डिजाइन खराब हो जाएगी, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेंगे। एंड इफ यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय विदाउट एनी पर्पस ऑब्जेक्टिव, आप कहेंगे यार मेरा कोई गोल नहीं है, कंपनी का गोल मुझे क्लियर नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, बस मेरे से कहा गया पैसे दे रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ। तो आप पर्पस फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ना सारी वो पुरानी वाली है, याद करो। ये सारी चीजें पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय उसको ओनरशिप डेवलप कराओ, पहली बार तो नहीं बता रहा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर वही चीजें हैं, बस उन सब चीजों के साथ अगर बजट लगाते हैं, देन इट इज नोन एज बियॉन्ड बजटिंग नथिंग एल्स। फिर से प्ले कर रहा हूँ, उसको देखिएगा कैसे। You may have heard the anecdote about two stonecutters. The first, he defined himself as a stonecutter in his work as cutting some stones. The other, with pride, referred to himself as a mason and said that he was building a cathedral. This story is backed up by research which confirms that purpose is one of the most important requirements for employee engagement. And why? Because it provides meaning. A shared purpose creates energy and excitement, and it can help release the intrinsic motivation in employees, which again leads to higher organizational performance. So
So great statements of purpose will capture the hearts and the minds, as well as the imaginations and the ambitions of people, both inside and outside of the organization. Inspiring purposes help organizations attract and retain great people. Purpose, as viewed in the eyes of the customers, should drive the design of the entire organization's system. All of the above leads to better performance. And this is why we recommend organizations to define and live by noble and bold courses. An organization is very much defined by its values. Together with purpose, it can create excitement and pride about where to work. A distinction is often made between value-based and rules-based management. Value-based management provides guidance while leaving autonomy and freedom for the employees to do their work. This stimulates creativity, sparks initiative, and leads to more responsibility. All of these improves organizational performance. Even if it's difficult to live without rules and regulations, rules-based management should be the exception, not the rule. In dynamic and uncertain environments, detailed rules too often get in the way of doing what is right in a situation. We believe that sound judgment and the use of common sense should prevail. इसमें उन्होंने कहा कि देखो वैल्यू को उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा देखो आपके दिमाग में वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए कि क्या वैल्यू आप जनरेट कर रहे हो कस्टमर के साथ, ना कि आपका रूल बेस्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आपको किस हिसाब से करना है, आपको ये भी करना है। बिकॉज रूल बेस्ड में आपकी इनोवेशन किल हो जाती है। अगर आप कोई चीज़ नई तरीके से अच्छा करने जा रहे हैं तो आप कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर रनिंग आफ्टर द टारगेट्स। आपको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। यू आर रनिंग आफ्टर द टारगेट्स, यू आर सपोज टू मीट दी स्टैंडर्ड्स। आप कहोगे भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में गई इनोवेशन, भाड़ में गई क्रिएटिविटी, मेरे को सिर्फ टारगेट मीट करना है। जबकि अगर आप वैल्यू को हायर रखोगे कि क्या वैल्यू मैं जनरेट कर रहा हूँ आपके दिमाग में है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन समथिंग इनोवेटिव क्रिएटिव क्रिएट करेगी दैट विल लीड टू मच हायर बिजनेस देन एनी अदर। सो फिर से प्ले कर रहा हूँ इसको, दोबारा सुनिएगा। An organization is very much defined by its values. Together with purpose, it can create excitement and pride about where to work. A distinction is often made between value-based and rules-based management. Value-based management provides guidance while leaving autonomy and freedom for the employees to do their work. This stimulates creativity, sparks initiative, and leads to more responsibility. All of these improves organizational performance. Even if it's difficult to live without rules and regulations, rules-based management should be the exception, not the rule. In dynamic and uncertain environments, detailed rules too often get in the way of doing what is right in the situation. We believe that sound judgment and the use of common sense should prevail. Principle number 3, transparency. What we mean by that is making information open for self-regulation, innovation, learning, and control. Don't restrict it. Transparency is a key principle beyond budgeting because it does so much good for the organization. And let me give you a few examples to illustrate that for you. First, it's the perceived as a positive to be transparent and open in the organization. It seems an important message that we're operating in a
proper manner. We've got nothing to hide. We've got nothing to be ashamed about. You're operating as if your parents are always there. You never want to be embarrassed by it. Another feature of transparency is that by providing relevant and timely information to the frontline teams, you enable them to take action. They're not waiting. They understand what the situation is and they can move swiftly. That action enables them to self-regulate themselves, and therefore everything moves faster. Sharing information also stimulates learning and innovation. You're not felt like you're in the dark. You're moving forward. Another positive feature of transparency that's often overlooked is how it really creates a great social control mechanism. There's a good reason these operate at night when it's dark. They don't want to be seen. People that are honest and open will operate in the light of day. We advise you not to restrict the information except when absolutely necessary. Now, there may be times when that occurs, like when you're going to bid a contract, or you've got maybe a new product launch that you're trying to keep your competitors from jumping in on you. But in most cases, you'll operate faster and more effectively if you're fully transparent. So remember principle number 3, transparency. देखिए प्रिंसिपल थोड़ा सा थोड़ा ही रह गया प्रिंसिपल नंबर 3 जो है वो सिंपल है ट्रांसपेरेंसी वो कहता है कि आप लोगों को अपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी बिल्कुल ओपन रहिए कोई भी आए अगर कुछ देखना चाहता है आप आके देखिए फॉर एग्जाम्पल आप मदर डेयरी जाइए मदर डेयरी की फैक्ट्री आपको कंपनी से मिल जाएगी वहाँ पे आप जाएंगे तो आज से 20 ईयर्स अगो इट वॉज ट्रांसपेरेंट वो आपको प्लांट दिखाई देगा जो करना है आपको जो देखना है जो कुछ करना है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है आप देख लो खोल के देखो आज दे आर नो मोर ट्रांसपेरेंट दे डू वॉट अगर आप वहाँ जाएंगे वो आपको कहेंगे ये सीढ़ी है ये देख लो कि हमारे यहाँ कैसे वर्क होता है दे आर नो मोर ट्रांसपेरेंट बिकॉज नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग मिल्क थ्रू पाउडर अगर आप पता हो आपको वो ऑस्ट्रेलिया से पाउडर इम्पोर्ट करते हैं तो प्रोड्यूस मिल्क मदर ठीक है ना सिर्फ अमूल एंड नोवा 2 हैं जो पाउडर से नहीं बनाते अदरवाइज सारे ये लोग पाउडर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करते हैं और उसमें कोई ऑयल मिलाना होता है उससे वापस पहले उसको क्या कहते हैं पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को और यहाँ पे आके वापस उसको नॉर्मल मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है ये कुछ इनका सिस्टम है दैट्स वाई दे आर नो मोर ट्रांसपेरेंट बिकॉज दे वांट टू हाइड दे डोंट वांट टू शो कि वो रियल में क्या कर रहे हैं ऑल्दो आप इकोनॉमिक टाइम्स और एनसी की रिपोर्ट गूगल करेंगे विल फाइंड कि हाँ ऐसा है बट अगर वो पूरी तरह ओपन हो जाएंगे तो पूरा में बदनामी हो जाएगी नोबडी विल परचेज मिल्क फ्रॉम मदर डेयरी दे विल से यार ये तो अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहा आप समझे मेरी बात आपने कहा ठीक है सर सो ये यही कह रहा है कि यार यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट ओपन कर दो सब कुछ आपके लिए लोगों का पेट बढ़ेगा दे विल फील कि हाँ यार ये बंदा डार्क ग्रे एरिया में वर्क नहीं करता दे वर्क इन ओपन एनवायरनमेंट आके जो चेक करना है कर लो तो वो यही कह रहा है कि आपको ट्रांसपेरेंट होना कुछ सुनिएगा एक बात और फिर आप रिपोर्ट पे आ जाएंगे Principle number 3, transparency. What we mean by that is making information open for self-regulation, innovation, learning, and control. Don't restrict. Transparency is a key principle in Beyond Budgeting because it does so much good for the organization. And you really, let me give you a few examples to illustrate that for you. First, it's the perceived as a positive to be transparent and open as an organization. It sends an important message that we're operating in a proper manner. We've got nothing to hide. We've got nothing to be ashamed about. You're operating as if your parents are always there. You never want to be embarrassed by it. Another feature of transparency is that by providing relevant and timely information to the frontline teams, you enable them to take action. They're not waiting. They understand what the situation is and they can move swiftly. That action enables them to self-regulate themselves, and therefore everything moves faster. Sharing information also stimulates learning and innovation. You're not felt like you're in the dark. You're moving forward. Another positive feature of transparency that's often overlooked is how it really creates a great social control mechanism. There's a good reason these operate at night when it's dark. They don't want to be seen. People that are honest and open will operate in the light of day. We advise you not to restrict the information except when absolutely necessary. And there may be times when that occurs, like when you're going to bid a contract or you've got maybe a new product launch that you're trying to keep your competitors from jumping in on you. But in most cases, you'll operate faster and more effectively if you're fully transparent. So remember principle number 3, transparency.
budget can work in a multitude of organizational structures. Most importantly, organizing in a beyond budgeting way means to see the co-workers in the company as responsible and social beings. In the consequence, there are three fundamentals to be followed. Number one, the decision power is truly decentralized. Number two, people are allowed and supported to interact freely in the organization, direct one-to-one communication. Number three, teams have the freedom to initiate and coordinate activities. This, in combination, leads to a strong sense of belonging, high engagement and accountability throughout the organization, and therefore create resilient and viable organizations. देखिए, इसमें उन्होंने समझाया कि ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन से बात नहीं करता, जबकि पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए सबका इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है। तो कहते हैं टीम में वर्क करो, एक तो इंटरेक्शन ओपन हो जाए, मल्टीपल हो जाए। फर्दर जो प्रोडक्ट बना रहा है और जो टीम बना रही है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी शैल बी ऑफ दैट होल टीम एंड नॉट इंडिविजुअल पर्सन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन शैल नॉट बी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। ये बात उन्होंने पूरी नहीं बोली, मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि होप एंड ट्रस्ट बहुत डिटेल में लिखा है। कहता है अकाउंटेबिलिटी शैल बी ऑफ होल टीम एंड नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। क्योंकि जब आप टीम के ऊपर आप चलोगे, आप ट्रेड की तुम्हारी जिम्मेदारी है, परफॉर्मेंस तुम्हारी इवैल्यूएट होगी, ना कि इंडिविजुअल की। नाउ एवरीबॉडी विल वर्क एज अ कोहेसिव इन अ कोहेसिव एनवायरनमेंट एंड दे विल डेवलप अ वेरी गुड कल्चर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत इजी होगा, जिसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है दे कैन डिस्कस इट वेरी इजीली। सो वो बहुत उसका पर्पस है कि आप टीम में काम करिए सो दैट यू शैल बी अ रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब जैसे मेरे चोट लगी, मैं चोट के बाद एकदम उठ गया, दैट इज रेजिलिएंट नेचर। तो आपका एक रेजिलिएंट नेचर हो ऑर्गेनाइजेशन का कि यार आप पड़े ना रहो, आप उठ जाओ वापस किसी भी अगर प्रॉब्लम के बाद आप उठ सके। सो दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम की तरह बनना पड़ेगा, ना कि डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी पड़ेगी। आपको डिसेंट्रलाइज डिसीजंस पे छोड़ना पड़ेगा, ना कि सेंट्रलाइज आपको डिसीजंस पे छोड़ना पड़ेगा। फिर से देखिएगा, फिर प्रिंसिपल 5 पे आते हैं। Beyond budgeting can work in a multitude of organizational structures. Most importantly, organizing in a beyond budgeting way means to see the co-workers in a company as responsible and social beings. In the consequence, there are three fundamentals to be followed. Number one, the decision power is truly decentralized. Number two, people are allowed and supported to interact freely in the organization, direct one-to-one communication. Number three, teams have the freedom to initiate and coordinate activities. This, in combination, leads to a strong sense of belonging, high engagement and accountability throughout the organization, and therefore create resilient and viable organizations. Autonomy, maybe it's a difficult word, but it's fundamental for employee engagement, which again is crucial for high-performing organizations. Today's employees are mainly highly educated people, unlike other generations. Providing them with responsibility and freedom to act increases accountability and organizational performance. When we trust and respect people like adults, they will act like adults. Trust starts at the top and should be passed over to front managers and teams. Research shows us that when leaders have faith in their team, they are more productive and dedicated to their work. We think that adding more rules and procedures when trust is abused is a typical but wrong management approach. To maintain agility and employee engagement, managers should handle problems like that as the exceptions they usually are. They shouldn't add more bureaucracy. We know that people like to get
coached and supported, and that they dislike micromanagement. इसमें उन्होंने बोला ऑब्वियसली कि पहले की जनरेशन में और अब की जनरेशन में एजुकेशन का बड़ा डिफरेंस है तो अब ऑटोनोमस एक के साथ अपडेट करके एक काम को सोचने का मौका था यू आर सपोज्ड टू एडहेयर टू प्लान रादर यू आर सपोज्ड टू थिंक सीधी बात अपने एडल्ट्स की तरह ट्रीट करें ना कि बच्चों की तरह जैसे मैं आपको एडल्ट्स की तरह ट्रीट करता हूँ आप बड़ी जल्दी से ये बन जाएंगे आप एडल्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नहीं रहेगा ये मैं क्लास में बात करूँगा या फिर नहीं करूँगा ध्यान से नहीं देखूँगा समझूंगा तो मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँगा तो ऑल बोथ ऑफ अस बिहेव लाइक एडल्ट्स ऑटोनोमस आप इसी तरीके से बिहेव करते हैं आपको कभी समझ नहीं आती दैट इज बेस्ट ऑफ यू नींद तो बहुत दूर की बात है झपकी भी नहीं आती आपको झपकी भी नहीं आती एंड आप तो बहुत दिल लगा के आँख खोल के दिमाग खोल के पढ़ते हैं नींद आती है आप लोग कहते हैं नहीं वी आर मैच्योर्ड पर्सन वी विल नेवर इन क्लास मैं आपको पूरा ऑटोनॉमस छोड़ रखा है बिल्कुल सेल्फ डिसाइड करने के लिए क्या आपके करियर के लिए और आप इतने समझदार हैं आपने करियर को समझदारी से चूज किया हुआ है कि नींद को नहीं करियर को चूज किया है कुछ तो जिन्हें पहले आते ही आंखें झुकती थी क्लास के अंदर भी आंखें बैठने से पहले आंखें ऐसी होती थी अब उनकी आंखें शुरू में ही ऐसी हो जाती रियल में दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग मैं क्या बताऊँ है ना चलिए तो अब जल्दी से इनका देखिए दोबारा से मैंने बोला नीचे स्टार्ट करके शायद ऑर्डर कीजिए लेकिन आपको पता है क्या होता है ऑर्डर दोबारा समझते हैं बहुत Autonomy maybe is a difficult word, but is fundamental for employee engagement because, again, it's crucial for high-performing organizations. Today's employees are mainly highly educated people, unlike other generations. Providing them with responsibility and freedom to act increases accountability and organizational performance. When we trust and respect people like adults, they will act like adults. Trust starts at the top and should be passed over to front managers and teams. Research shows that when leaders have faith in their team, they are more productive and dedicated to their work. We think that adding more rules and procedures when trust is abused is a typical but wrong management action. To maintain agility and employee engagement, managers should handle problems like that as the exceptions they usually are. They shouldn't add more problems. We know that people like to be coached and supported and that they dislike micromanagement. Principle number 6, customers. Connect everyone's work with what customers need. Avoid conflicts of interest. Great Peter Drucker said, the purpose of any organizer is to create a customer. So one of our principles is we ought to be about serving the need and focusing on those customer needs and let that master what we're trying to do. Understanding customer needs and how to best serve them should drive our design of the entire organization's structure, its activities, and its processes. In high-performing and effective organizations, everyone works connected with customer needs. They only perform those works that really add value to the customer. It creates the pull of the business, if you will. If a process is not directly or indirectly serving the customer, then you ought to question, do we really need to do it? Does it add any value? The last point of the recommendation is to avoid processes that in any way can result in conflicts of interest with the customer. An obvious example could be sales bonuses. If you incent your salesman just to sell to the customer rather than make sure and meet his needs, you've got a real short-term organization and it'll often end up with bad behavior. Everything should focus on what that customer needs and should be designed to pull and satisfy that. That's how you win in the long term. बड़ा सिंपल सी बात बोली कहते हैं किसी को कस्टमर इज द किंग कहते हैं बजटिंग कहता है
सेल्स रेवेन्यू अचीव करो, तब बोनस मिलेगा, चाहे कस्टमर की नीड फुलफिल हो रही है या नहीं। मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज इन लोन्स इन आवर आईसीआईसी बैंक, एंड आईसीआईसी बैंक ने उसने इतना गंदा हिसाब बचा रखा था, इतना गंदा, जब तक उनको आरबीआई से तकरार नहीं पड़ी थी तब तक उन्होंने इतना गंदा बचा रखा था लोन के लिए। दो तरीके के लोन होते थे, एक शॉर्ट टिकट लोन, एक हाई टिकट पर्सनल लोन। सो पर्सनल लोन जनरली 9 to 18% के होते हैं, हाई टिकट और शॉर्ट टिकट 18% to 36%, एंड एज पर रिस्क 60%। आप बिलीव नहीं करोगे कितने कस्टमर्स को उन्होंने काट दिया था, जो अच्छे खासे कस्टमर्स थे, जबरदस्ती इंटरेस्ट के चक्कर में शॉर्ट टिकट पे 60% इंटरेस्ट। 60, आई एम नॉट सेइंग 16, आई एम सेइंग 60, 60। अब एक बात बताओ, उस कस्टमर के दोस्त को तो मिला 18% पे मान लो, और उसको मिल गया 60%, तो आपको लगता है वो कस्टमर आपके साथ फ्यूचर में एसोसिएटेड रहेगा? कुछ भी कर लो, कुछ भी, वो नहीं होने वाला। यू वोंट बिलीव बैड डेट्स इंक्रीज ड्रामेटिकली। और उन्होंने क्या पॉलिसी लगाई, जितने ज़्यादा इसके अंदर आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे आईसीआईसी बैंक एट दैट मोमेंट, जितना इसकी रिस्क ज़्यादा है, जैसे बाउंस है चेक के लेट अस से, तो उतना ज़्यादा इसका इंटरेस्ट बढ़ाते जाओ, लेकिन लोन दे दो। ये उनकी पॉलिसी, आई एम नॉट किडिंग, दिस वाज देयर वर्किंग एनवायरनमेंट, कि आप कितना भी कुछ भी हो जाए लोन दो बस। क्रेडिट टीम का मजाक बना के रख दिया था। तो आप एक बात समझिए, ऐसे में वो कस्टमर के साथ, वो बियॉन्ड बजटिंग का कस्टमर का रूल तो बिल्कुल भूल गए। दे आर नॉट वैल्यूइंग व्हाट कस्टमर डिजायर, दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट दे वांट टू प्रोवाइड, और सेल्स टारगेट मीट करने में लगे हुए हैं, इंटरनल टारगेट्स मीट करने में लगे हुए हैं। वो देख ही नहीं रहे कि यार कैसे कस्टमर के आउटपुट को इंप्रूव करें, बिकॉज भगवान की मेहर है, आईसीआईसी बैंक एकदम चलता ही चला गया। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, अदरवाइज बैंक और भी थे, ईश्वर की मेहर थी, वो चलता ही चला गया आगे। अदरवाइज इन्होंने लोन्स में जो गंद काटा था ना, आई वॉज देयर, आई सॉ दैट, इट वॉज पैथेटिक। मतलब कंट्री हेड वगैरह भी आते थे तो वो ऐसे बोलते थे जैसे ऐसा लगता था यार ये लोग लोन दे रहे हैं जबरदस्ती, बस पेल दो आदमी को, कुछ भी हो जाए जान से मार दो उसको, इतना परसेंटेज कर दो लेकिन लोन दो। मतलब ऐसा रियल बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, वो बिल्कुल रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ। सो ये एक रियलिटी हुई जो कि कस्टमर के अगेंस्ट थी, कस्टमर प्रिंसिपल के। एनी हाउ, हमने 6 प्रिंसिपल्स पढ़े। दीज प्रिंसिपल्स आर लीडरशिप प्रिंसिपल्स। हम लोग क्या करते हैं, ये 6 प्रिंसिपल को एक बार देखते हैं दोबारा, फिर 7th प्रिंसिपल से 12th प्रिंसिपल, क्योंकि उसके बाद हमारा बियॉन्ड बजटिंग खत्म हो जाएगा। मैं 5 मिनट ब्रीफ आउट करके 7 को टेक खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद इसको कैसे अप्लाई करना है क्या है वो थोड़ा सा ना के बराबर। 7th से 12th प्रिंसिपल के ऊपर हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, इसको 6th को अच्छे से करके फिर ब्रेक पे जाएंगे, देन विल कम बैक एंड देन विल डू 7 to 12। Those principles are known as process principles. These principles are known as leadership principles, जो हमने 6 principles अभी तक दी। ठीक है, जल्दी से देखिएगा, ये प्रिंसिपल दोबारा दिखा रहा हूँ। Principle number 6, customers. Connect everyone's work with what customers need. Avoid conflicts of interest. The great Peter Drucker said, the purpose of any organizer is to create a customer. So one of our principles is we ought to be about serving the need and focusing on those customer needs and let that master what we're trying to do. Understanding customer needs and how to best serve them should drive our design of the entire organizational structure, its activities, and its processes. In high-performing and effective organizations, everyone works connected with customer needs. They only perform those works that really add value to the customer. It creates the pull of the business, if you will. If a process is not directly or indirectly serving the customer, then you ought to question, do we really need to do it? Does it add any value? The last point of the recommendation is to avoid processes that in any way can result in conflict of interest with the customer. An obvious example could be sales budgets. If you incent your salesman just to sell to the customer rather than make sure and meet his needs, you got a real short-term organization and it'll often end up with bad behavior. Everything should focus on what that customer needs and should be designed to pull and satisfy that. That's how you win in the long run. These are Pradeep, Where are Katrina, Chirag, and Neha. All of them are preparing for CA. Pradeep's Sometimes it makes sense. Artificial.
क्लास रिज्यूम कर रहा हूँ। अब देखिएगा, आ रहे हैं प्रिंसिपल नंबर 7 पे, जिसका नाम है रिदम, मींस आपके स्टडी मटेरियल में जिसको कोऑर्डिनेशन बोला है। देखते हैं किस तरीके से है प्रिंसिपल नंबर 7। शुरू कर रहा हूँ, देखिए। There once was a controller who met a fisherman. Could you tell me a bit about your working life, the controller says. Well, says the fisherman, first I'm at sea for 5 months, and then I'm home for 5 months. Controller goes completely silent. He's thinking very hard before his next question. What are you then doing 2 last months? Something is wrong here. 5 plus 5. It's only 10. It doesn't add up. Yes, something is wrong. Maybe more in the head of the controller than in the working rhythm of the fisher. The calendar year or the fiscal year is very often an artificial construct from a pure business point of view. Not from a statutory accounting point of view, not from a tax point of view. Here, the calendar year makes sense and we have no choice. But those are not the processes that we focus on in Beyond Budgeting. The processes that we focus on, like target setting, forecasting, resource allocation, performance evaluation, these processes have to be driven, organized more on business rhythms and less on calendar rhythms. They have to be more event-driven, less calendar-driven. This does not mean that we are banning the calendar year. Sometimes it makes sense, and then we should use it. But for all those instances where it doesn't make sense, our management model must offer alternatives, more flexibility, more agility in the rhythm. देखिए, रिदम मींस कोऑर्डिनेशन का मतलब फिशरमैन कहता है 5 मंथ्स में सी पे रहता हूँ, 5 मंथ्स में ग्राउंड पे रहता हूँ। तो जो हमारे बजट कंट्रोलर था, जो बजट बनाते हैं, उन्होंने कहा 2 मंथ्स कहाँ जाते हैं? There must be something wrong because your total is 5 plus 5 is equal to 10. It shall be 12 because your calendar year is of 12 months. There is nothing as such wrong in calculation. Actually, the difference in thinking is the cost. Fisherman is thinking कि भाई मेरे पास पहले 5 मंथ्स बिजनेस होता है, 5 मंथ्स बिजनेस नहीं होता, फिर अगले 5 मंथ्स होता है। वो अपना बिजनेस के हिसाब से कैलेंडर ईयर चला रहा है। उसका कैलेंडर ईयर 12 मंथ्स का ना होके 10 मंथ्स का है। उसका ईयर 12 मंथ्स का ना होके 10 मंथ्स का है। आपने कहा ठीक बात है, हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि 12 मंथ्स का ही ईयर माने वो। उसको 5 मंथ्स काम आता है, फिर 5 मंथ नहीं आता, फिर 5 मंथ्स आता है, फिर 5 मंथs नहीं आता, एंड सो ऑन। सो हमसे कहता है कि हमें जैसे एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट आया तो उस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलो, ना कि एनुअल के हिसाब से। आपका हर उसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करना है डायनामिकली, और आपने एनुअल प्लानिंग साइकिल्स को लेकर नहीं चलना। रेदर आपको क्या करना है, रिदम मेंटेन करना है एज पर बिजनेस साइकिल, नॉट एज पर एनुअल साइकिल। दैट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन और रिदम इज। फिर से देखते हैं, फिर आ जाएंगे प्रिंसिपल नंबर 8 पे, टारगेट्स पे। There once was a controller who met a fisherman. Could you tell me a bit about your working life, the controller says. Well, says the fisherman, first I'm at sea for 5 months, and then I'm home for 5 months. The controller goes completely silent. He's thinking very hard before his next question. What are you then doing 2 last months? Something is wrong here. 5 plus 5. It's only 10. It doesn't add up. Yes, something is wrong. Maybe more in the head of the controller than in the working rhythm of the fisherman. The calendar year or the fiscal year is very often an artificial construct from a pure business point of view. Not from a statutory accounting point of view, not from a tax point of view. Here, the calendar year makes sense and we have no choice. But
those are not the processes that we focus on in Beyond Budgeting. Processes that we focus on, like target setting, forecasting, resource allocation, performance evaluation, these processes have to be driven and organized more on business rhythms and less on calendar rhythms. They have to be more event-driven, less calendar-driven. This does not mean that we are banning the calendar year. Sometimes it makes sense. We should use it. For all those instances where it doesn't make sense, our management model must offer alternatives, more flexibility, more agility in the rhythm. Hello? We find that many organizations set too many targets and reflect too little over the need and potential dysfunctionalities of this practice. We advise caution. Meaningful targets are the ones that provide direction rather than precision. We also encourage organizations to link targets to its overall goals. This too improves the relevance and value of this practice. When setting targets, make sure that they are relative and not fixed. In a world with high uncertainty, fixed targets are bound to lead to poor performance. And if you want co-workers engagement, let teams set their own. बड़ी सीधी सी बात बोली कि टारगेट्स हमारे बिजनेस के पर्पस के हिसाब से होने चाहिए, कंटिन्यूसली इम्प्रूव होने चाहिए, नॉट फिक्स एंड टारगेट्स होने चाहिए। और वो आप लोगों के डिसेंट्रलाइज टारगेट होने चाहिए, वो अपने पर्पस के हिसाब से पार्टिसिपेटिव बजट में इस तरीके से होना चाहिए कि यार वो लोग सोच सकें टीम वगैरह कि उनके क्या टारगेट्स हैं ताकि वो सही से अचीव कर सकें। आपसे यही कहते हैं कि यार अगर आप एनुअल बजट वगैरह रख लोगे और उसको अचीव नहीं करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। देखते हैं फिर से अब आते हैं 9 पे, ठीक है। We find that many organizations set too many targets and reflect too little over the need and potential dysfunctionalities of this practice. We advise caution. Meaningful targets are the ones that provide direction rather than precision. We also encourage organizations to link targets to its overall goals. This too improves the relevance and value of this practice. When setting targets, make sure that they are relative and not fixed. In a world with high uncertainty, fixed targets are bound to lead to poor performance. And if you want co-workers engagement, let teams set their own. Principle number 9, plans and forecasts. Making planning and forecasting lean and unbiased processes, not rigid political exercises. When you think about planning and forecasting, they're very different from target setting, principle number 8, and they deserve their own principle. All too often, organizations prepare annual budgets that include both targets and detailed plans for the coming year, as well as projections for income, cash flow, etc. When you put those two together, though, the activities are serving very, very different purposes. Targets should be ambitious, whereas plans and forecasts should be realistic, the best guess given the circumstances and assumptions that you think are actually going to happen. This is one of the reasons why annual budgeting should be replaced with separate processes for each of the target setting and the planning process that goes forward. In order to add value through higher quality decision making, forecasts need to represent the most likely outcome. Therefore, the process of preparing forecasts, often in a volatile environment, must be replaced with something that really focuses on something unbiased.
This replaces principles number 9 and 10. When you really think about planning and forecasting, I need to understand where we're going. The target may be a different number from that, but if we don't know where our plans are going to take us, we don't know what additional countermeasures we need to be able to move us where we're going. Again, separate plans and forecasts, make them unbiased. तो सब ये में और इंजीनियरिंग वाला सबके हम ही काम कर तो सारा भरले के लगे रही छो भरले के लगे रही तो फाल ग्रुप डी में करे के की होय छै खुदारिये चलावे के Common misunderstandings about beyond budgeting are that costs are not important and that you can spend as much as you like. This is, of course, wrong. Costs are very important and they're far more important to be managed through a rigid annual pre-allocation as we see in traditional budgeting. The purpose of resource allocation must be to ensure the optimal use of scarce resources. The purpose is not necessarily to keep costs at a minimum at all times. गाड़ी धीरे चलाओ भाई वो पाए The नहीं ones है that don't add value that we should avoid. Very often, it's the people at the front line of the organization वही बीच में कोई के लाल लाए तो हम अरे तो टाइम पे आ रहा होगा दे दे and it all starts with a mindset of cost consciousness. But we also need strong values, clear direction to make this happen. We should be better at asking the right questions, like, is this the right thing for us right now? Is this the right thing to do? Is it helping us towards our strategic objectives? What alternatives do we have? And when we look at our processes, we should enable these to continuously help us allocate costs to where they create most value. We've developed tools for cost management that can be applied depending on the specific situation of the company or industry. And these alternatives, they lead to more autonomy, flexibility, and ultimately lead to a more optimal कुछ use. मेंटेनेंस चल रहा है उधर हाजीपुर साइड में तो भेल रहा है भेल दिखा दी बिहार संपर्क के तो सही चलै छै देखिए रिसोर्स एलोकेशन में यहाँ पे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में सिंक्रोनस में पहले मैंने क्या इसमें कहा रिसोर्सेज शेल को यूटिलाइज जब आपको रिसोर्स की जरूरत है तो कंपनी यूटिलाइज के लिए जबरदस्ती डाल देगी कैन बोले लिखा था कि ये रिसोर्स चाहिए कितनी मटेरियल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इस वजह से यहाँ लगा दो नहीं रिसोर्सेज शेल बी प्रॉपर्ली यूटिलाइज और जब चाहिए हो चाहे वो बजट पे हो या ना हो दे शैल बी मेड अवेलेबल दिस इज द मेन पर्पस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन it's not like we shall always try to strive to reduce our cost. Rather, it is like we shall utilize our resources in the best possible manner, and whenever required, we shall make them available. This is the main purpose of resource allocation. अब एक दो ही रह गए अकाउंट फाइनेंस 100 जगह ओवरलोडेड है कहीं अकाउंट फाइनेंस के ओके 100 जगह पर काम अलग से Common misunderstandings about But beyond that's budgeting are a that costs are not important and you can spend as much as you like. This is, of course, very wrong. Costs indeed are very important, and they're far too important to be managed through a rigid annual pre-allocation as we see in traditional budgeting. The purpose of resource allocation must be to ensure the optimal use of scarce resources. The purpose is not necessarily to keep costs at a minimum at all times. It's the bad costs, the ones that don't add value, that we should avoid. And very often, it's the people at the front line of the organization who knows what these costs are and how we can avoid them. And it all starts with a mindset of cost consciousness. But we also need strong values, clear direction to make this happen. We should be better at asking the right questions. Like, is this the right thing for us right now? Is this the right thing to do? Is it helping us towards our strategic objectives? What alternatives do we have? When we look at our processes, we should enable these to continuously help us allocate costs to where they create most value. We've developed tools for cost management that can be applied depending on the specific situation of your company or industry. And these alternatives, they lead to more autonomy, flexibility, and ultimately lead to a more optimal use of resources. You
might be familiar with these wise words from Albert Einstein. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. So we can't dumb down the important topic of performance evaluation into something that is about hitting the number only. We need a more holistic approach. We need to take into account values. How did we achieve our results? We need to take into account hindsight insights, all the things that we know afterwards that we didn't know when those goals or ambitions or targets were established. We need to take into account peer feedback. Very often your colleagues have a better picture of your performance than what your manager has. Finally, we must remember that the main purpose of a performance evaluation is learning and development, and not rewards. The two things are actually very different things, and they must be separated as far as possible. देखिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सीधी बात कहते हैं कि हमारे पास जैसे चार चीजें पड़ी थी पहले स्कोर कार्ड में फोर पर्सपेक्टिव थे फाइनेंस राइट फर्स्ट वन इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड ये हमने चार पर्सपेक्टिव पढ़े थे कहता है कि सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के साथ परफॉर्मेंस मत इवैल्यूएट करो ब्रदर आप होलिस्टिक सबसे हुए है कि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अभी कहीं भाग गए कहीं कुछ कराई सेक्टर का दिन कॉल है वहाँ अपना नॉलेज साल भर के नाम तो कॉल पर उसके बाद से कहीं जाते हैं पढ़ जाते ना लर्निंग इतनी ली या नहीं ना कि आप वेरिएंसेस को एनालाइज कर रहे हैं कि कितना वेरिएंस है बिकॉज़ दैट इज ओनली फिगर्स पता नहीं हम लोग हमें सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स का हमारा नहीं पता लेकिन जो कर सकते हैं सैलरी पता चला जल्दा से ना लगा हुआ है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रिंसिपल दोबारा देखते हैं एंड देन विल कम ऑन टू हम कलर है कि कुछ है क्योंकि कटिंग पूरे के पूरे नए आते हैं You might be familiar with these wise words. साथ देखे जगह से कहीं साल ये कुछ करे कोई Not बैंक everything that counts can be counted, and not पूरा अपन everything दिन that का can be लौटा counted counts. तो जितने काम तो So we उसके can't dumb down the important topic of performance evaluation into something that is about hitting the number only. We need a more holistic approach. We need to take into account values. How did we achieve our results? We need to take into account hindsight insights, all the things that we know afterwards we didn't know when those goals or ambitions or targets were established. We need to take into account peer feedback. Very often your colleagues have a better picture of your performance than what your manager has. Finally, we must remember that the main purpose of a performance evaluation is learning and development, and not rewards. Two things are actually very different things. They must be separated as far as possible. इंडिया में रह कर दिन होती तो कोई मैनेजर आकर से काम के वजह ज़्यादा करेक्शन है Although rewards can come in many forms, recognition, salary adjustment, bonus, promotion, etc., this principle mainly addresses the element of variable. When establishing reward schemes, it is important to remember that performance is ultimately about beating the competition. Therefore, reward schemes should be based on success against relative performance. We have added the word shared because profit sharing leads to better performance. The latter works well when tasks are simple, when output is easily measured, and when quantity is more important than quality. This, however, is a poor description of the task in most organizations today, where cooperation and teamwork are crucial for success. For this reason,
We recommend establishing profit sharing schemes and avoiding illegal incentives. This has been documented by बैंकिंग सेक्टर पर खराब बैंकिंग सेक्टर पर खराब है ना करे By applying these 12 beyond budgeting principles in a coherent way, not only leads to more resilient and viable organizations, but also stronger performance. रिवार्ड्स के बारे में रिवार्ड्स कॉम्पिटिटर मार्केट एक्सपेंड भाव आ रहे तो आज भी ऑब्जर्वेशन हो मार्केट एक्सपेंड भाव आ रहे के लिए बता रहा है तोरा अभी जो कंपनी लॉ बोर्ड और ये सब जाने जना कई सारा कंपनी सब के है पहले की सब पे पैसा लेगा बैंक के पैसा ला ले कोई मतलब नहीं है नहीं कुछ होने वाला है अभी क्विक फास्ट तक डिसीजन भाव आ रहे ना बैंक के इससे के ना पहले चले के बैंक के पैसा ला ले लंबा तक समय तक खींचे रहता है उसके बाद हम सेटल कर रहे हैं सेटल करने वाला ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ेगा सीधा काम Also, rewards can come in many forms: recognition, salary adjustment, bonus, promotion, discipline. This principle mainly addresses the element of variable. या बैंक से लोन लेते तो When प्रॉपर्टी establishing चुकाते reward होगा schemes, it is important to remember that performance is ultimately about beating the competition. Therefore, reward schemes should be based on success against relative targets. We have added the word shared मार्केट because वास्ते profit sharing नहीं बता रहा leads to है better performance than illegal incentives. The latter works well when tasks are simple, when output is easily measured, and when quantity is more important than लोन quality. के सब बातें This, मार्केट के लिए however, बता रहा is है a पहले poor जैसे कि description ब्लैक of में the काम task चलिए of ना most organizations सब ज्यादातर today. कंपनी के फाइट हो रहे Cooperation and हैं अब वाइट teamwork बनाए से crucial बाहर बनाए से प्रॉफिट हो रहा है ठीक For this reason, अब we recommend establishing profit sharing प्रॉफिट वाला है and प्रॉफिट avoiding के कम करे illegal के लिए ठीक करे incentives. This has been documented by scientific and ना वाला academic जा रहा research तू बाहर से performed मार्केट से बैंक over से the लोन last बोला 10 करे years. ठीक ना By applying तो these बॉलर 12 का दोसर के budgeting principles अपना in इंटर a कंपनी के coherent जमीन way, नुकसान है ओकरा not कर only दै leads छै to ठीक ना more resilient and लोन दऽ दै viable छै organizations, फिर वो लोन घूम also के फिर एकरा पास आबै stronger छै फाइनल में performance प्रॉफिट as है a result. 18% फिर यहाँ पे एक्सपेंस बुक करै छै ओकर आगे देलक 10% पे लेलक 18% पे खर्च करके प्रॉफिट गिराबै छै तऽ चलिए, घूम जल्दी रहल है पैसा पहले जो पैसा रुकै छलै यार देखिए क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बियॉन्ड बजटिंग की कहते हैं रोलिंग बजट लगाते हैं KPI के साथ बेंचमार्किंग अप्लाई करते हैं बजट्स के अंदर फोकस मैनेजर का शिफ्ट हो जाता है इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट पे ठीक है हाँ तो ओकरा पैसा के अब जरूरत कम पड़ गेलै पहले जब लोन के पैसा से खेलै छलै या पैसा के कम जरूरत पड़ या गेलै कुछ भी हो आप उसके साथ चेंज कर सकें वहाँ पे तो इनोवेशन का कल्चर डेवलप करते हैं और टाइमली और बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसकी सूटेबिलिटी क्या है जब इंडस्ट्री अभी में कोई रैपिडली व्यापारी देख रहा से जीएसटी आ गेलै या ओकरा एक नंबर में खेलना मजबूरी भ गेलै है एक स्टैग्नेंट चीज चल रही है स्टैग्नेंट होगा तो बयान बजटिंग शायद इतना इफेक्टिव ना हो पीक्यू वगैरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली इज द की और अगर आपका बीपीआर वगैरह मतलब बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं तो बजट्स तो अपने आप खराब हो जाएंगे क्योंकि आप प्रोसेसेस चेंज कर रहे हैं तो आपकी बजट क्या काम करेंगे बियॉन्ड बजटिंग करना लिमिटेशन ऑफ बियॉन्ड ट्रेडिशनल मजबूरी भ गेलै ना एक नंबर में बुक करना है कि हम लोग पीपल को प्रॉपर वैल्यू नहीं देते हम लोग सिर्फ बजट्स को फिगर्स को वैल्यू देते हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कॉस्टली है इसको बनाना अच्छा आपकी रेस्पॉन्सिबलनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अचानक कोई काम आ जाए तो उसको आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका बजट सेट है आपने का कोई अच्छा बिजनेस आ रहा है वो भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके बजट सेट है आपके प्री डिफाइंड आओ उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स के हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से आपने कहा ठीक है तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती थी बजट के अंदर जबकि बियॉन्ड बजटिंग का था आपको एज पर सिचुएशन वर्कआउट करना है आपसे कहता है बैरियर टू चेंज आप चेंज होने को रेडी नहीं होते बजट के अंदर आपने कहा कि सर स्ट्रेटेजी के लिए फोकस होता है और कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी है ये लोग ये कहते हैं कि यार हम बिजनेस की स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाते हैं और कई बार जब हमारे पास नए बिजनेस वगैरह आते हैं नया ऑप्शन आता है फिश मार्केट आता है तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है लिटिल वैल्यू ऐड करता है क्योंकि आप स्पेशली द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मतलब आदमी सोचता ही नहीं है कुछ नई वैल्यू जनरेशन क्रिएट नहीं कर रहा जो उसको बजट सेट करके दे दिए गए वो सिर्फ वही कर रहा है तो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा कहता है कंसंट्रेट करता है सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे नॉट ऑन वैल्यू क्रिएशन हमारे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स जो है सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे वर्कआउट कर रहे हैं हमारी वैल्यू रिडक्शन पे वैल्यू क्रिएशन पे वर्कआउट नहीं कर रहे आपसे कहता है एनुअली होते हैं इसलिए अपडेट बहुत इनफ्रीक्वेंटली होते हैं आगे आगे कहता है कुछ अनसपोर्टेड एजम्पशंस और गेसवर्क के बेसिस पे चल रहे होते हैं क्योंकि कई बार चेंज हो जाती है क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में
डिपार्टमेंटलाइजेशन है, नॉलेज शेयरिंग नहीं है, हर पर्सन अलग अलग वर्क कर रहा है, ना कि एक टीम की तरह। मैंने आपको बताया था पूरे प्रोडक्शन का एक टीम होनी चाहिए ताकि आपके एक कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, कोई भी आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, डील कर सके एक दूसरे के साथ। दिस वाज द मेन बियॉन्ड बजटिंग। अभी आपको लिमिटेशन बता दी बियॉन्ड बजटिंग क्यों लगाते हैं, जब ये हम सब पहले प्रवासी चुना। बाहर हाँ जी, केला की होइ छै कि हमरा सबके सबसे बड़की बात है हम ही यहाँ फसल हाँ, लगे इट्स काहे नॉट के अ दिन वन केला टाइम के प्रोसेस, बाद इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। आप बियॉन्ड एक बजटिंग इज जाय नॉट अ में वन खड़े टाइम बिना प्रोसेस, वो सारी जिंदगी चलता ना रहेगा। ना जना इतना थोड़ा सा मेजरमेंट की होइ छै कि कहीं पे भी फिगर आउट नहीं नहीं करते कि हम नहीं है टैक्स कि हम क्रेडिट्स क्या है, बहुत टैक्स तेज और कलेक्टर एरियाज बहुत क्या है। ब्रिलियंट हमें और अपने बिजनेस के साथ चीज सोचना नहीं पड़ेगा। चला सकता मैं थोड़ा आपको सा कहीं पे कंटिन्यूअसली भी इम्प्रूव होता जाता है, करता सपोर्ट चला मिल जाता है, जाए एक छै रोलिंग अच्छी बजट वाला है ना कि डिफेंस वाला एक सपोर्ट मिल जाए छै तो बहुत चीज भा जाए छै हां और प्रॉफिट है या नहीं, कॉस्ट है या नहीं, उसके लिए आपको बजट भी निकालना पड़ेगा। एक स्टडी हुई 1999 में, आपको किसी के मुकाबले मैंने दे दी है स्टडी का तो टाइटल। सपोर्ट तो उसके अंदर क्या था, स्टडी के अंदर यही आया कि और इतनी लिमिटेशंस के बावजूद मेजरली ऑर्गेनाइजेशन को यूनियन ने नहीं तो हमरा छोटा ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाके नहीं मन करक पैसा तो दै छी बजट छोटा पास करने ऑर्गेनाइजेशन का लेकिन तरीका। जाके नहीं मन करक तो ओई चक्कर में कहीं पे भी नहीं गेलिए आज के डेट में कहीं रियल पे भी लाइफ में गेलिए तो दोनों चीज़ें लगभग फॉलो होती हैं, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ हाई करती है, पर कोई नहीं ऑर्गेनाइजेशन देते कुछ छोटे करती है। एज पूरा पर द वहां मैनेजमेंट थोड़ी एक्टिविटी, क्लास से क्या लगा छोड़ डिफरेंस देंगे वी पीपल, वी ऑर्गेनाइजेशन से वी आर कंफर्टेबल विद बजट सो दैट वी कैन कंपेयर द वेरिएंसेस। वी ऑर्गेनाइजेशन सेज कि वी आर नॉट सपोज्ड टू कैलकुलेट द वेरिएंसेस बिकॉज़ वी आर स्ट्राइविंग टू रीच TQM, वी आर ट्राइंग कि हमें बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी मिले, मतलब कि वी आर लीस्ट कंसर्न विद द प्रॉफिट्स, वी आर लीस्ट तो कंसर्न विद द वही KPIs, रही है because if we तो will वही provide best चीज quality, ultimately profit will eventually come sooner or later. हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा बात हो रही थी जब आपका बजट खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता चला जाता है एवरी मंथ वी मेक बजट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर बिकॉज एज पर करंट सिचुएशन हमारी सिचुएशन चेंज होती जा रही है, तो बियॉन्ड बजटिंग कह रही है एवरी मंथ वी प्रिपेयर अ बजट फॉर होल ईयर एज पर द चेंज सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर मंथ. What was the limitation of budgeting? We prepared. I told you an example of India's budget. It is prepared on 1st of February and it is applicable for whole year. It will be possible the जी में situation गेला to change है during the year. डच में गेला समझते है हैं? So rolling टाटा budget से क्या में होता है, as per इंडिया the उस year हम लोग चेंज करते चले जाते हैं अपने बजट. ये आपका बियॉन्ड बजटिंग था. अब इसके साथ इस चैप्टर को मैं समाप्त कर रहा हूँ. इसके अंदर छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं कि ट्रेडिशनल बजट बियॉन्ड बजटिंग में क्या डिफरेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा. वहाँ से ठीक है, छोड़ रहा है मान जी लीजिए में गेल रहा है ऐसे ऐसे छोड़ कर जी में गेल रहा है अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर 10 में एक टॉपिक है कोटक से एक्टिविटी बेस्ड पहले कॉस्टिंग. कोटक से पहले जी में गेल रहा है फिर कोटक में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ठीक समझते हैं. है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? देखिए, देखिए मैं आपको बता दूं कैसे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को. आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद में कराऊंगा. ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे, जो कि हमने पढ़ना है. और सबसे आखिर में आएंगे हम लोग, उसके बाद आ जाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में. एक टॉपिक रह जाएगा सबसे शुरुआत में जो लिखा है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और वो पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एंड में, क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स वेरियस कैलकुलेशंस. ठीक है, फर्दर इसी के अंदर हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मैंने आपके बीच में डिसीजन मेकिंग में एक क्वेश्चन छोड़ रखा है जिसमें है कि आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको कैसे ब्रेक में पॉइंट निकालना है, वो भी हम यहाँ करेंगे. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, वो हम यहाँ कवर करेंगे. अब सुनिएगा, हम लोग आ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है समझ लीजिए पहले. देखिए, बजटिंग बाद में, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग बाद में. मान लीजिए कोई एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग नाम की चीज़ नहीं है, वी आर डीलिंग विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. दिस इज प्योरली प्रैक्टिकल. कैसे? सुनिएगा, इसका कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे. वी आर प्रोड्यूसिंग लेट अस से 3 प्रोडक्ट्स. आपकी कंपनी है पेप्सी को, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी. नाउ मैं आपको एक एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ. आपके टोटल ओवरहेड आर लेट अस से 10 लाख. टोटल ओवरहेड्स आर लेट अस से 10 लाख, और टोटल machine hours are let us say 10,000. How come? 5,000, 3,000 and 2,000. These are your machine hours. So आप क्या कहेंगे? अभी तक हमारा क्या होता था? If I talk about earlier days, क्योंकि हमारे overhead cost बहुत कम थे, we were least concerned about overhead cost. तो उनको क्या सिखाया गया? Intermediate cost, जो कि अब activity based costing सिखाई गई. हमें सिखाया गया कि कुछ कॉस्ट प्राइम कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट प्राइम नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें ओवरहेड बोलते हैं. मीन्स जो कॉस्ट डायरेक्टली है उन्हें बोल दो प्राइम कॉस्ट, जो डायरेक्टली एलोकेट हो सकती है, जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं हो सकती है उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड. मतलब जो कॉस्ट डायरेक्टली ए बी सी में लग रही है, rather पूरी कंपनी में लग रही है, वी आर अपोर्शनिंग दैट पर्टिकुलर कॉस्ट ऑन प्रोडक्ट्स. दैट कॉस्ट आर ओवरहेड. याद आ गया? आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ अ मदर, जो दो बेटे हैं राम और श्याम, क्या उनकी कंपनी है.
रेट लेते थे हम, जैसे मशीन आवर्स रेट ले लो, जैसे लेबर आवर्स रेट ले लो, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर ले लीजिए। आपने इसे पढ़ा हुआ है ओवरहेड चैप्टर के अंदर, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है कैसे कैसे बांटते थे, याद आ रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू दैट क्या मेथड्स थे क्या थे, अदरवाइज हम लोग मेन पर्पस से ड्रिफ्ट हो जाएंगे। मेरा पर्पस है, मान के चलिए हम सिर्फ मशीन आवर बेसिस पे बांट रहे हैं, तो आप देखिए 10 लाख ओवर 10,000 इज रुपीज हाउ मच, यू विल से इट इज 100। दिस इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये आपने पढ़ा था। और इसको कैसे बांटते थे, ये कहते थे 50,000 नहीं, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। आप इसको ऐसे बांटते थे। अब हुआ क्या, पहले की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में क्या डिफरेंस आया? पहले अगर डायरेक्ट मटेरियल इतना है, ओवरहेड इतना। अब आज की डेट में अगर डायरेक्ट मटेरियल इतना है, ओवरहेड इतना है, या सब सर्टेन सिचुएशंस ओवरहेड इतना है। आपने कहा क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। अच्छा ऐसे सोचिए, आप आज भी किसी टाउन में जाके देखिए, इफ यू गो इन अ सर्टेन टाउन और आप कोई लेट अस कुछ भी खरीद रहे हैं, on the contrary, if you go in any good mall in Delhi or even smaller shops in Delhi now, everything has become very contained. I'm not talking about Delhi, regarding every particular metropolitan. What is happening is now emphasis is on design. आप कुछ भी खरीदते हैं, चीज इतनी सी आती है और पैकिंग इतनी सारी होती है। If I'm not wrong, पैकिंग इतनी सारी होती है, चीज इतनी सी आती है। तो आप कहेंगे सर डिफरेंस आ रहा है ना, वो प्रॉब्लम। So obviously if we will not consider them properly, what will happen? Our cost allocation will be wrong, and if our cost allocation is wrong, your cost calculation for each product will be wrong. If your cost calculation is wrong, what will happen? Your selling price might be wrong, and it may relate to a situation where you are actually using and producing a product, although you may find कि आपने इस product पे अंतर है। The main purpose of following activity-based costing was to allocate cost in a proper manner so that we can arrive at a figure which can clearly establish करके दें कि क्या मेरी cost है। मतलब इस simple terms को activity-based costing ये कहते हैं। Detail analysis करिए overhead का। किसका? किसका detail analysis करिए? मैंने क्या बोला? Overhead। क्या मैंने direct material का बोला? नहीं। क्या मैंने labor का बोला? नहीं। शर्ट आज भी पहने आपके ट्रेन से पहने। शर्ट के अंदर कपड़ा तो आज भी वही लग रहा है। कपड़ा तो आज भी उतना ही लग रहा है, मटेरियल उतना ही है, लेबर भी वही लग रही है, लेकिन खर्चा क्या बढ़ा है? मेरी शर्ट व्हाइट शर्ट है, राइट ब्लैक कलर, ब्यूटीफुल व्हाइट से अगर मैं 20 साल पहले पहनूं तो ये क्या खर्चा क्या है? गलत कह रहा हूं क्या? लेबर से ये क्या पागल है? कार्टून उसको कहेंगे तो कार्टून, लेकिन लिटरली स्पीकिंग कार्टून कंपनी क्या कार्टून क्या है? लेकिन दिस इज इन टुडेस डेट नॉर्मल थिंग। मैं अगर ऐसे नहीं करूंगा तो आप कहोगे क्या है ना? तो आप कहोगे कि सर हमारी ओवरहेड की कॉस्ट has increased dramatically बिकॉज इसके अंदर डाई लगी, लैक करना पड़ा ना, लेबर भी एक्स्ट्रा लगी, आपने का सब कुछ एक्स्ट्रा, आपकी मटेरियल कौन सी लेबर? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, क्योंकि सबकी लेबर पड़ा थी, लेकिन डाई करने वाली लेबर बढ़ी, इनडायरेक्ट, सारी चीज़ें हमारी बढ़ी, तो आपने का ओवरहेड के एक्सपेंसेस बढ़ते चले। अब हमारा पर्पस क्या हो गया? अब समझिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है सिंपल टर्म्स में, क्योंकि अभी हम टेक्निकल टर्म्स में आने वाले हैं। सिंपल टर्म्स कहता है एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट फॉर एनी प्रोडक्ट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं? ओवरहेड, वर्ड पे ध्यान देना, ओवरहेड की कॉस्ट को राइटली एलोकेट करते हैं। आपने कहा ठीक, बट क्वेश्चन ये है कि सर इसमें कैसे डिफरेंस आया? कैसे आप राइटली एलोकेट करते थे? मैंने कहा देखिए, लेट अस से वी आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग कि यार 10 लाख पुरानी कॉस्ट है, आज की कॉस्ट है, आज के ज़माने में भी लेट अस से 10 लाख लग रही है एक कंपनी में कॉस्ट, बट द थिंग इज इफ आई से अबाउट 10 लाख और कोई पर्सन इस तरीके से डिवाइड कर रहा है और दूसरा पर्सन है उसी का कॉम्पिटिटर, वो क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि इस कॉस्ट में मेरे कंपोनेंट्स क्या है कॉस्ट। पहला वाला क्या कह रहा है? वो पुरानी तरीके से बिजनेस कर रहा है, वो कह रहा है मेरे को नहीं सोचना नए तरीके से। और सेकंड वाला क्या कह रहा है? सोचो कि ये कॉस्ट लग क्यों रही है, व्हाट आर द रीजंस कि ये कॉस्ट लग रही है। अब रीजंस जानने के लिए हम क्या करने लगे? हम पहुंच गए फैक्ट्री में। फैक्ट्री में लेटर से हमने लगा दिया एक सीसीटीवी और सीसीटीवी से हम देखने लगे, सीसीटीवी रूम में बैठ गए जहाँ पे बहुत सारे वीडियो विंडोज आ रही है और आप देखने लगे कि हमारी फैक्ट्री में काम क्या क्या हो रही है। आपने देखा अरे मेरे यहाँ क्या हो रहा है, मैंने गुड्स ऑर्डर किए, गुड्स रिसीव हुए, उनको इनकी कॉस्ट अलग लगी, गुड्स डिस्पैच हुए, उनकी कॉस्ट अलग। आप क्या कर रहे हो? ध्यान दे रहे हो कि आपकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, उस पर कॉस्ट क्या लग रही है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, काम क्या हो रहा है, कॉस्ट क्या लग रही है। क्लियर हुई बात? मैंने कहा मेरी फैक्ट्री में क्या हुआ, गुड्स रिसीव हुए, इसको और डेप्थ में भी एनालाइज कर सकते हो। मैनेजर ने रिक्विजिशन भेजी स्टोर्स पे कि मुझे इतने आइटम्स चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर ने स्टोर्स पे क्या भेजी? रिक्विजिशन नोट होता है जिससे हम गुड्स मंगवाते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट से उसने स्टोर से गुड्स मंगवाए कि मेरे को इतने इतने आइटम लिख के दे दी, मुझे चाहिए। स्टोर वाले ने कहा कि
मेरे पे मैंने उसने आइटम सप्लाई कर दी, उसने अब उसने कहा मेरे आइटम खत्म हो रहे हैं, उसने आपका परचेज ऑर्डर भेजा किसको? सप्लायर को। सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किए, सप्लाई करने के बाद हमने उसको वेयर हाउस में रखा, आपकी कॉस्ट लगी गुड्स हैंडलिंग की, लगी कि नहीं लगी? तो आपने कहा हर कॉस्ट को, हर एक्टिविटी को हम डेप्थ में जा रहे हैं। क्यों क्यों डेप्थ में जा रहे हैं? मुझे एक बात बताइए आराम से, आप लोगों के फ्रिज में, आप फ्रिज की सिंपल सी बात करता हूँ, आप केक खरीद के लाते हैं, केक रखते हैं, ऑब्वियसली नोबडी थ्रोज द केक इन वन डे, आप खरीद के लाए सुबह, आप कहेंगे यार एक दो दिन चल जाता है बिफोर गेटिंग स्टेल, सो व्हाट यू यूज्ड टू डू इज टू कीप द रिमेनिंग इन फ्रिज, एवरीबॉडी यूज्ड टू डू दिस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार एक होता है ब्रिटानिया का फ्रूट केक, क्या वो फ्रिज में रखने की जरूरत है? सोचो एक बार, नहीं रखने की जरूरत, मानते हैं ना, नहीं रखने की जरूरत, तो आप उसको बाहर रख देते हैं। अब एक बात बताओ, आपने कहा कि सर फ्रिज का जो खर्चा आया, डोंट यू थिंक इट इज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन केक? मैं आपके घर की कुकरी क्लास बोल रहा हूँ कि आपके घर में आपने कभी सोचा नहीं कि आपके घर में ये एक्टिविटी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा रही है? मानते हो या नहीं? भाई ऐसे आइटम्स जो आप फ्रिज में रख रहे हैं, मिल्क, केक और सिमिलर बेकरी आइटम्स या कुछ भी जो आप फ्रिज में रख रहे हैं, दोज आर इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम तो सोचते हैं जो कितने की परचेज कॉस्ट है वो, आप अभी तक क्या सोच रहे थे? गलती क्या थी? एज अ नॉर्मल पर्सन हम क्या गलती कर रहे थे? वी वर कंसीडरिंग ओनली डायरेक्ट कॉस्ट एंड वी वर लीस्ट कंसीडरिंग अबाउट ओवरहेड्स। बट नाउ व्हाट वी स्टार्टेड थिंकिंग इज कि किस आइटम पे कितना खर्चा मेरा लग रहा है। बिकॉज रीजन क्या था इसका? बिकॉज ओवरहेड कॉस्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट डाइवर्सिटी पेट्स इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया व्हाइट शर्ट है, लेट अस से वी आर, लेट अस मैं और ये दोस्त व्हाइट शर्ट पहन रहे हैं, तो हम दोनों की व्हाइट शर्ट में डिफरेंस है, मेरा प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट में व्हाइट शर्ट ही है दोनों की, लेकिन प्रोडक्ट डाइवर्सिटी है। हो सकता है ये भी मैं पहन रही हूं व्हाइट शर्ट और ये कहें कि मेरी स्ट्राइप्स वाली व्हाइट शर्ट है, स्ट्राइप वाली व्हाइट शर्ट है, तो इवन इट विल बी अ डिफरेंट वन। सो आप कहेंगे प्रोडक्ट डाइवर्सिटी इंक्रीज। आपने कहा ठीक है, अब आपने कहा कि सर ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज डेप्थ में एनालाइज करनी चाहिए। क्या देख रहे हैं हम? काम। काम को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी। काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्टिविटी। तो हमने क्या सोचना शुरू किया कि किस एक्टिविटी पे कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है और उस एक्टिविटी पे वो कॉस्ट क्यों लग रही है। व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ दैट कॉस्ट। भाई अगर मैं वो ड्राइवर्स ज्यादा यूटिलाइज करता हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर मैं वो ड्राइवर्स कम यूटिलाइज करता हूं, जैसे परचेज ऑर्डर, हर परचेज ऑर्डर की कॉस्ट है लेटर से। आप ज्यादा परचेज ऑर्डर भेजते हैं, मान के चलिए आपको पुराने स्टाइल से भेजते हैं, आप लेटर लिख के भेजते हैं, लेटर से हर लेटर की कॉस्ट है, समझ रहे हो? लेटर प्रिंट किया उसकी कॉस्ट आई, पेपर की कॉस्ट आई, जितना ज्यादा लेटर प्रिंट करोगे मेरी उतनी ज्यादा कॉस्ट आई। सो आपने क्या कहा? आपने कहा सर मैंने कॉस्ट ड्राइवर्स को एनालाइज किया। देखो जब तक ये बातें ध्यान से नहीं सुनोगे आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं सारा प्रैक्टिकल ले जा रहा हूँ। ये सारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल में करने क्या वाला हूँ, फिगर्स कैसे निकालूंगा। तो मैं पहली चीज क्या करने वाला हूँ, बड़ी सीधी सी बात है, मैं ओवरहेड्स को क्लासिफाई करूंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी पे कौन कौन सी और कितनी कॉस्ट लग रही है, समझ में आया। और सेकंड चीज देखूंगा ये कॉस्ट क्यों लग रही है, किस वजह से ड्राइव हो रही है, ये देखूंगा। किस पे ज्यादा, अब जैसे मैं इसमें देखता हूँ, मैंने कहा अरे 5 लाख की कॉस्ट है, लेट अस से इंस्पेक्शन की कॉस्ट, एंट्री होइছে लेट अस से थर्ड प्रोडक्ट इज फ्रेजाइल आइटम। फ्रेजाइल समझते हैं? जो टूटने योग्य होता है, समझ रहे हैं? जैसे टीवी की स्क्रीन टूट सकती है लाने में। आपने कहा कि सर इसलिए मेरे को इंस्पेक्शन ज्यादा रखनी चाहिए। एंड अदर आइटम इज वेरी नॉर्मल आइटम, एक बॉटल है ये वाली, ये कहीं नहीं जा रही, इस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं है, हमें मालूम है ये सही नहीं बनता, इंस्पेक्शन कैसे जरूरत है। सो इट मे बी पॉसिबल दैट सी पार्ट रिक्वायर्ड, लेट अस से 2000 inspections, A required 100 and B required 400. Now you tell me what shall be the total आपकी inspection हुई कितनी? 2500 inspections हुई, total inspections कितनी हुई? 2500। मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे inspection cost कितनी आई? आप कहेंगे 5 लाख over 2500 कितना आया? 20 आया शायद, नहीं पता नहीं कितना, 200 कह रहे हैं, 200 into 2 लाख, आप कहेंगे 4 लाख की कॉस्ट इंस्पेक्शन की किस पे चार्ज करनी चाहिए, किस पे करनी चाहिए? आप कहेंगे कि सर ये चार्ज आना चाहिए मेरा किस पे? सी पे। यहाँ पे आना चाहिए 80,000 एंड यहाँ आना चाहिए 20,000। आप कहेंगे कि सर वही इंस्पेक्शन कॉस्ट मेरी इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन सर ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम सारी कॉस्ट किस पे डाल रहे थे? ए पे। अगर एक बात सोचिए, यू erroneously distorted cost of your product, you erroneously distorted total cost of your product। अब मान लीजिए आपने इसके हिसाब से जो सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, मान के चलिए आपकी कॉस्ट पर यूनिट आई 50 रुपीज, जबकि आनी चाहिए थी 10 रुपीज। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आई 20 रुपीज, आनी चाहिए थी लेट अस से 60 रुपीज। अब आपने 20 के ऊपर 10 रुपी प्रॉफिट रख के लेट अस से 30 रुपीज सेलिंग प्राइस पे आप सेल करने लगे। आप तो सोच रहे हैं 10 रुपी अर्न कर रहे हैं, लेकिन जितनी बार आप इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं आप अर्न कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं? सोचिए एक बार, जितनी बार आप सी को एक भी यूनिट बनाते जा रहे हैं आप अर्न कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। याद करिए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग,
मैंने आपको समझाया था जो कस्टमर्स हम सोच रहे थे दैट दे आर मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्चुअली, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, एक केस स्टडी भी थी, वही सबसे ज्यादा लॉस वाले थे, क्योंकि हमने उनको एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस करके देखा कि किस पे क्या रीजन से क्या खर्चा आ रहा है, एंड वी फाउंड कि वो स्मॉल ऑर्डर्स कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, एंड दे वर नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव, दे वर नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल कस्टमर्स फॉर अस. तो आपने कहा कि सर इन टुडेज एनवायरनमेंट इफ there is a very good chunk of overhead cost, we need to apply our activity based costing so as to calculate accurate and correct cost to prevent our cost to get distorted. पहले बताओ मीनिंग किसको समझ में नहीं आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? अच्छे से आगे बिल्कुल क्लियर है, बता दो अगर 1% भी डाउट है. देखो मैं इसके अंदर आपको सर टर्मिनोलॉजीज और समझा. टर्मिनोलॉजीज कैसी? यहाँ पे जैसे इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन क्या था? एक एक्टिविटी. इंस्पेक्शन क्या था? एक एक्टिविटी थी. परचेजिंग, डिलीवरी, एवरीथिंग इज एक्टिविटी. तो सबसे पहली चीज हमने क्या की है? एक्टिविटीज को एनालाइज किया. सेकंड चीज हमने सोची कि कौन कौन सी एक्टिविटी को क्या क्या ड्राइव कर रहा है, क्या क्या ड्राइव कर रहा है. तो देखो पहले क्या होता था, जो हम इसे बोलते थे 100 रुपीज को, इसको कहते थे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करने में काम में आता था कि इसके ऊपर कितना कितना खर्चा एब्जॉर्ब करो. ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यार ये कॉस्ट लग क्यों रही है. कई लोग आज भी इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोलते थे, बट राइट टर्मिनोलॉजी इज कॉस्ट ड्राइवर रेट. मतलब आपने का 5 लाख इज माय inspection cost, total inspection cost, and total inspections are 2500. So you will say per inspection cost us rupees, कितना आया था? 200. You said per inspection cost us rupees 200, and we need to be very cautious in controlling our cost. अगर हमें सोचना है कि cost कैसे reduce करें, तो क्या करोगे? आप देखोगे कि किसमें कितनी कॉस्ट आ रही है और क्या ये इतनी वर्थवाइल है कॉस्ट लगानी. तो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करंट कॉस्ट निकालने के काम में नहीं आता, ये फ्यूचर बजट वगैरह बनाने के भी काम में आता है, बिकॉज इट हेल्प्स अस इन रिडक्शन इन कॉस्ट इन फ्यूचर. पहली चीज आपने क्या की? एक्टिविटीज को एनालाइज किया. एक्टिविटीज मींस काम, कार्य. कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं अपने, क्या कहते हैं इसको, अपने प्रोडक्शन को करने के लिए. सेकंड चीज आपने क्या की? सेकंड चीज आपने की कॉस्ट ड्राइवर एनालाइज की. क्या कॉस्ट ड्राइवर है? मतलब आपने कहा कि सर मेरी कॉस्ट किस बेस पे ड्राइव हो रही है, क्या रीजंस हैं कि मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है या कॉस्ट कम लग रही है. जैसे इस केस में मैंने नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस बोला था. इट कैन बी इंस्पेक्शन आवर्स, इट कैन बी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, की जितने ज़्यादा मैं प्रोडक्शन रन करूँगा, मशीन को जितनी ज़्यादा बार रन करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी इंस्पेक्शन लगेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आपने कहा जैसे एक बात बताइए, अगर मेरी डिलीवरी कॉस्ट है, आपके हिसाब से उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? आराम से सोच के बताइए. डिलीवरी कॉस्ट है आपके, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, याद रखना. इट्स नथिंग लाइक कि मैं जो बोलूँगा वही आपका आंसर होना चाहिए, समझे? हाँ, आपके हिसाब से आपकी डिलीवरी कॉस्ट की क्या कॉस्ट ड्राइवर होनी चाहिए, किस बेस पे कॉस्ट लगनी चाहिए, बताइए. एनी आइडिया है? डिस्टेंस कह रहे हैं. हाँ, हो सकता है कि अगर डिलीवर करने के लिए किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा रहे हो, किसी पे कम, इट कैन बिकम आपका कॉस्ट ड्राइवर. आप कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, या इसी को मैं बेटर वर्ड बोल देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स. फ्रीक्वेंसी को दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स. इसमें ज़्यादा नंबर्स हैं मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिस पे कम नंबर्स हैं उस पे कम फ्रीक्वेंसी. बेटर वर्ड विल बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स. समझ में आ रहा है? सो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी कॉस्ट किस वजह से ड्राइव होती है, किस वजह से कौन सी कॉस्ट लगती है. दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव. आपको सोचना पड़ेगा. बताओ किसको मेरी बात क्लियर नहीं है, जल्दी अच्छे से. और आखिर में हमें क्या करना है? बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे किया, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के जैसे यहाँ पे क्या किया था, एलोकेट किया था, यहाँ पे एलोकेट करते वही सब है. बस डिफरेंस क्या हो गया? हम इन डेप्थ करके कर रहे हैं, ट्रेडिशनली बिना इन डेप्थ होता था. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल. अब क्योंकि मेरे पास टाइम की स्केर्सिटी थी, आज मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक कार्ड दिखा के छोड़ूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास से हम लोग आते ही टाइम पे आना, बिल्कुल लेट मत होना, क्योंकि मेरा सीधा क्वेश्चन उठेगा. मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे. और बहुत इजी है टॉपिक. 2-3 क्वेश्चंस में आपको पूरा समझ आ जाएगा. देन वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओनली. किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो, ही और शी इज फ्री टू आस्क. सुनिएगा. When Life Fitness began, it only had one product, the LifeCycle computerized bike. Since it was the first of its kind, it had no immediate competition. However, as the success of the company increased, other companies started to produce their own brands of fitness equipment. Moreover, Life Fitness expanded its product offerings to include computerized treadmills, elliptical cross trainers, and stair climbers to its customers. As a result of increased competition and product diversity, Life Fitness's managers felt a need to have a more refined cost allocation system versus the traditional cost accounting methods of plant-wide overhead rate and departmental overhead rates followed in the company so far. They decided to use activity-based costing.
Activity-based costing is a special costing method that identifies those activities which are costly to perform. It focuses on activities rather than departments as the fundamental cost objects. In ABC, costs are assigned according to the cause and effect relationship between activities and cost objects. This requires the managers to understand a classification system called the cost hierarchy to establish activity cost pools. The four categories of activity costs in this hierarchy is determined by the underlying factor that drives its costs. It shows the activities and costs incurred for every unit, number of units produced in a batch for a particular product and for facility upkeep. By considering how the costs of different activities are consumed, Life Fitness determines a four-step procedure to compute the activity's cost for producing its core fitness equipments. As a part of the first step, the company identifies its primary activities and estimates the total manufacturing overhead costs associated with each activity. The company identifies that machines must be set up to meet the particular specifications of the production run. Next, they move raw materials to the machining department, where some parts for the units are fabricated. Then they transfer the fabricated parts to the assembly department, where the direct laborers assemble the units, with engineers supervising the process. At this stage, the units are inspected. Upon passing inspection, each unit is packaged and is moved to the finished goods warehouse, where they await shipment to customers. With the activities established, the total manufacturing overhead costs of each activity, known as activity cost pools, must be estimated. Keeping in mind that all the costs in activity cost pools are manufacturing overhead costs, MOH, or indirect costs. They don't include direct labor and direct material costs. With the total MOH calculated, the company now must determine how much of the total estimated $1 million relates to each activity. For the second step, the managers need to identify a cost driver, which in turn becomes allocation base for each activity. This helps them estimate the total amount that will be used during the year. For example, the company selects number of setups as an allocation base for machine setup and estimates 8,000 setups as the total amount that will be used during the year. After selecting an allocation base for each activity, the company calculates its activity cost allocation rates for each activity as the third step. They do so with the help of a formula, which divides the total estimated activity cost pool by the total estimated activity allocation base. Because these rates are estimated beforehand, the company uses them to allocate manufacturing overhead to specific jobs during the year. In the fourth and final step, Life Fitness allocates some manufacturing overhead from each activity to the individual jobs that use the activities. This is calculated by multiplying the activity cost allocation rate into the actual amount of activity allocation base by job. For example, the activity cost allocation rates computed helps the managers to allocate manufacturing overhead to a job in which one elliptical was produced. Likewise, the company used the same activity cost allocation rates to distribute the manufacturing overhead to a job in which one treadmill was produced. This completes the four-fold application to allocate the indirect costs using activity-based costing. सुनिए बड़ा सिंपल एक्टिविटी कॉस्ट पूल का मतलब टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी कॉस्ट द थिंग्स एक्टिविटी कॉस्ट पूल चलो सोचिए कुछ नहीं कि जैसे पूल करना मतलब जोड़ना होता है तो आपने सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंस्पेक्शन कॉस्ट लगनी एस्टिमेटेड इंस्पेक्शन कॉस्ट आपने उसको टोटल कर दी सो यू पूल दी कॉस्ट समझ गए और आपने कहा कि उसके एस्टिमेटेड कितने कॉस्ट ड्राइवर्स होने वाले हैं टोटल कंपनी में कितने सेटअप्स होने वाले हैं कितनी इंस्पेक्शन होने वाली है दैट इट गेव यू कि टोटल कॉस्ट ड्राइवर्स कितने होंगे आफ्टर डिवाइडिंग यू केम ऑन टू कॉस्ट ड्राइवर रेट एक उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक मान के चलिए परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या आपकी कॉस्ट लगेगी आपने कहा कि सर जो
हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे ए उनमें हम कैसे करते हैं, जैसे ए बी सी है तो आप कहेंगे कि सर ए पे हाँ। अगर इतने परचेज ऑर्डर्स लग रहे हैं, ठीक। एक परचेज ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है और टोटल परचेज ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है, निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ओवरहेड कॉस्ट फिर इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ऐसे परचेज ऑर्डर के बाद इंस्पेक्शन, सेल्स, सबकी, और फिर इस तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, उसके बाद आप जाएंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन करेंगे देखिएगा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल के हिसाब से हमारे पास हमने ए बी और सी, सोचिए ट्रेडिशनल के हिसाब से 230 कॉस्ट आनी चाहिए ए के ऊपर कॉस्ट पर यूनिट, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है हमारी कॉस्ट आनी चाहिए 427। मतलब अगर मैं मान के चलिए ट्रेडिशनली 100 रुपीज़ प्रॉफिट भी रख लेता हूँ, मतलब 330 पे भी सेल करता हूँ, आई मस्ट बी थिंकिंग कि आई एम अर्निंग समथिंग, आई एम लूजिंग विद ईच पार्ट प्रोड्यूस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? मैं जब भी इसको प्रोड्यूस करता हूँ मैं अर्न कर रहा हूँ या लूज कर रहा हूँ? आई एम लूजिंग समथिंग, आई एम नॉट अर्निंग समथिंग, रादर आई एम लूजिंग समथिंग। सो मैं कहूँगा अरे ये तो बहुत बवाल वाला प्रोडक्ट है, समझे? ऐसे ही आपको बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी है। मेरा मेन पर्पस ये है आपको ये समझाना क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट है, क्या ट्रेडिशनल के हिसाब से कॉस्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्लास थोड़ा जल्दी टाइम पे आइएगा, आप लोग लेट आते हैं, अच्छी बात नहीं।